राजस्थान एलडीसी के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और ऑनलाइन सारथी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाई जा रही है और इसी कड़ी के अंदर मैं एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं। वो है राजस्थान का आधुनिक इतिहास। राजस्थान के आधुनिक इतिहास के वो टॉपिक हैं जिसमें हम बात करें 1857 की क्रांति हो, किसान आंदोलन या फिर जनजातीय आंदोलन हो, प्रजा मंडल हो या फिर एकीकरण। ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में भी आप कम से कम 4 से 5 प्रश्न है वो राइट कर लेंगे। इन जितने भी जो टॉपिक हैं इनके 25 प्रश्न लेकर आ रहा हूं और साथ में इनकी करूंगा व्याख्या, यानी कि इनके एक्सप्लेनेशन से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको वापस कभी राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ने की जरूरत होगी। तो इस लाइव क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर आज के कंपटीशन में बहुत ज्यादा लगता है। राजस्थान हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आप सभी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जुड़ जाएगा एक बार सभी को एक साथ में नमस्कार, राम राम, खमागणी। हमारे साथ नरेंद्र चौधरी है, राजेश है, पूजा है, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सबको ही नमस्कार, गुरुदेव, प्रणाम, कैसो। हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक इतिहास में आपको पता है कि हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पर अब ध्यान से सुन लेना, प्रश्नों का लेवल चेंज कर दिया है, पूछने का तरीका चेंज कर लिया है। हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड का ले लीजिएगा। आप कोई नॉर्मल तैयारी नहीं कर रहे, एलडीसी सीईटी को हल्के में मत लेना। ये भी इस बार इस लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आने वाले हैं। आज उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जहां व्याख्या होगी वहां व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और जहां व्याख्या नहीं होगी आपको फटाफट समझाकर आगे निकलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, गुड इवनिंग, धन्यवाद आदरणीय संपत सर जी। राजस्थान इतिहास मैराथन कक्षा लगाने के लिए धन्यवाद। अरे तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हैं, और किन के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे, प्रजा मंडल एकीकरण, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लास थोड़ी सी लेट है, इसके लिए समय याचना है। क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। गुरुदेव सेकंड ग्रेड के लिए भी कुछ करो ना, बिल्कुल वादा है करेंगे, पर 2.0 पे करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। चलो, यहीं से अपनी शुरुआत होती है और राजस्थान में 1857 की क्रांति, और ये राजस्थान का आधुनिक इतिहास है। जैसे ही ब्रिटिश लोग राजस्थान के अंदर आते हैं, कंपनी आती हैं और कंपनी अपना बिजनेस यानी कि धंधा करने के लिए आती हैं, और धंधा करते करते धीरे धीरे अपने पैर इतने अच्छे जमा देते हैं कि फिर बाद में आपको पता धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर अधिकार हो जाता है। सर जी सिरोही में एलडीसी के मॉडल पेपर पहुंचा दो प्लीज़ सर जी। सिरोही के अंदर पहुंचा देंगे, और नहीं तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करो ना, हम डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचा देंगे। यार क्या बात करते हो, सीधे घर पे पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। ऑफिस के नंबर है ना आपके पास, ऑफिस के नंबर पे कॉल करो। नई नंबर है, ये लो, 9092 लो, 92 16 77 71 62। अर्श ये सही है ना नंबर, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल कर देना भाई, सीधे घर पे पहुंचा देंगे। ला जाओ, पहले प्रश्न की बात करते हैं। थर्ड ग्रेड के अंदर हाल ही प्रश्न है। पहले क्या आता था, 1857 की क्रांति कब हुई, आप सीधा ठोक देते हैं कि नसीराबाद में हुई, 28 मई को 19 हुई। अब वो जमाना गया।
ये एक प्रश्न की डेप्थ दे रखी है, ये एक प्रश्न है, यानी कि 1857 की क्रांति आदि इस प्रश्न में लपेट ली इन्होंने। ये पूरे कॉन्सेप्ट में केवल एक प्रश्न राइट होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितना क्लियर हो जाए, व्याख्या लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी, पहला प्रश्न यहाँ पर दे दिया। दूसरा, 28 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति शुरू हुई थी। टोंक का नवाब वजीर उल दौला ब्रिटिश समर्थक था, क्या वो अंग्रेजों के सपोर्ट में था? धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ब्रिटिश का समर्थन कर रहे थे, क्या वो ब्रिटिश के समर्थन कर रहे थे? क्या बीकानेर द्वारा 1857 की क्रांति में कोई भागीदारी नहीं की गई? अब यहां पर आप देख लीजिएगा किस लेवल का प्रश्न पूछा है आपको, किस लेवल का पूछा है। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ब्रिटिश का समर्थन कर रहे थे, ये भी बात सही है, और ये टोंक वाला भी अंग्रेजों के साथ था। राजस्थान में ये भी बात सही है, 28 मई को हो गई और 1857 की क्रांति। प्रश्न आ रहा है 5 नंबर पर, बीकानेर द्वारा 1857 की क्रांति में कोई भागीदारी नहीं की गई। तो मैं आपको बता दूं, ये वही बीकानेर रियासत हैं जिनके शासक थे, जिनके शासक कौन थे? शासक थे सरदार सिंह। कौन सा सिंह? सरदार सिंह। और ये सरदार सिंह पहले ऐसे शासक हुए जो राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर, आउट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु गए थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु आप हिसार और आसपास के क्षेत्र ले तो पंजाब तक गए थे। तो देखो, ऐसा भी प्रश्न आ जाए, राजस्थान के वो राजा जो अंग्रेजों की सहायता है तो राजस्थान से भी बाहर गए थे, तो वो बीकानेर के सरदार सिंह थे। तो भला 5 नंबर ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो 1 2 3 4 तो सही है, 1 2 3 4 तो सही है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। पर सरदार सिंह थे वो तो सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए गए थे। कहाँ कहाँ पर गए थे? हिसार गए, सिरसा गए, हाजीपुर गए, फजालिका गए, पंजाब गए, इन सब क्षेत्रों में। और क्रांतिकारियों का वहां पर दमन भी किया था इन्होंने, वहां पर दमन भी किया था इन्होंने क्रांतिकारियों का। ठीक है ना, कितना बढ़िया लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट दे रखे थे और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट के नाम दे रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक रियासत में बिठा रखा था और उनके ऊपर जो काम करता था वो एजीजी करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है ना, यानी कि कोई भी जैसे पहले बैठता था एजीजी, और एजीजी क्या करता था, अपने नीचे सभी जगह बैठा देता था पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है ना, तो अब क्या करता था, ये एजीजी इन पॉलिटिकल एजेंट को कंट्रोल में करता था। और पॉलिटिकल एजेंट है ना, रियासतों के राजाओं के साथ बात करते थे। वो कहते थे कि क्रांति के समय कैसे नेतृत्व करना, कैसे संभालना, राजाओं को अपने पक्ष में करना, राजा कोई विरुद्ध में होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब काम करते थे पीए का। और ये सारे के सारे पीए पॉलिटिकल एजेंट हैं और इनके ऊपर बैठता था इनका अधिकारी, वो एजीजी कहलाता था, जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जबकि राजस्थान का पहला एजीजी पूछ ले तो लॉकेट था। ठीक है ना, अब यहां पर हमें क्या करना, कैसे याद करना है? मेजर बटन, बटन से याद रख लेना। अपन ये ऊपर का र हटा दो, अपन तो केवल बटन ही कह दो। ये मेजर बटन था, अपन ज्यादा जबान पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है, बटन इतना करने की जरूरत नहीं। बटन, मेजर बटन। और बटन किस में लगते हैं? बटन लगते हैं कोट के अंदर। बटन किस में लगते हैं? जोधपुरी कोट पहनो, आप कोई भी कोट पहनो, जब हम कोट पहनते हैं तो कोट के अंदर यहाँ पर बटन लगते हैं। तो बटन का संबंध हो जाएगा कोट से। कोट का मतलब कोटा, कोट का मतलब क्या हो जाएगा? कोटा। मॉरिसन और सावर्स, देखो भाई, सावर्स तो आ जाएगा उदयपुर का और मॉरिसन आ जाएगा भरतपुर का। जेडी होल कैसे याद रखना है कि सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है और सिरोही की जब पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं बिल्कुल गड्ढे के समान दिखाई देता है, बिल्कुल होल के समान दिखाई देता है। तो ये होल कहाँ पे होते हैं? होल सिरोही के अंदर होते हैं। तो जेडी होल का संबंध सिरोही से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब इसके अलावा और क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में के अंदर अपन बात करें तो 3-4 एक और ऐसी रियासतें हैं, जैसे आपको पूछ ले मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, बताओ। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है?
जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है बताओ? तो मारवाड़ का हो जाएगा मैक मॉसन, ठीक है ना। जयपुर का हो जाएगा एडन, ये भी तो पूछ लिया जाता है। टो का हो जाएगा जेसी ब्रुक, टो का हो जाएगा आपके जेसी ब्रुक। ये भी यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हैं, तो इस हिसाब से आपको करना है। इसका मिला हुआ ऑप्शन रहेगा वो आपके ए नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल मिला हुआ है। काफ़ी विद्यार्थियों के अच्छा राइट हुआ है। ये है ना, ये मारवाड़ वाला मैक मॉसन, ये है ना, ये भाई जाता है उधर एरिनपुरा छावनी के अंदर हुआ किले के ऊपर, वहाँ झाँप लेता कुशाल सिंह जी, हैं, गर्दन काट के किले के ऊपर टांग देते हैं। ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकिया, मैक मॉसन सिर काट अवा किला टांकिया, वो मॉसन। बर्टन कोटार में, बर्टन कहाँ पर? कोटा में। गार्डन कहाँ पर है? ईडन गार्डन, गार्डन कहाँ है? जयपुर में। बड़े बड़े हॉल कहाँ पर दिखाई देते हैं? सिरोही के अंदर। ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे ही किए हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी याद हो बस याद कर लो, अगर याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, अगर याद नहीं करोगे तो फायदों में नहीं रहोगे, ध्यान रख लेना। एग्जामिनर तुम्हें नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे याद किया है, एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे याद किया, एग्जामिनर एक ही देखेगा तुम्हें याद है या नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। कारण और कथन हम दोनों ही जान लेंगे। पहला कह रहा है, राजस्थान उन राज्यों में एक था जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रियता से भाग नहीं लिया था। क्या राजस्थान ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था क्या? और वो भी सक्रियता से भाग नहीं लिया था क्या? है, यहाँ पर आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। अब ऐसे प्रश्न, ये लॉजिकली प्रश्न आ गए, ये प्रश्न ज़्यादातर वो विद्यार्थी कर पाता है, वो विद्यार्थी कर पाता है जो जिसको डेप्थ में नॉलेज है, पूरे 1857 की क्रांति का नॉलेज है। दूसरा, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों का कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। क्या ये बात सही है क्या? अब देखो, मैं अपनी भाषा में समझू। पहला ये कह रहा है कि राजस्थान 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया भी नहीं, और लिया तो ढंग से नहीं लिया, तो बता दे सूरमो, राजस्थान का खून में बड़ा उबाल होता है, भारत में लड़े चले और राजस्थान वाले नहीं बोले, ऐसा हो सकता है क्या? तो 1857 की क्रांति में राजस्थान वाले तो सबसे पहले कूदे हैं। नसीराबाद छावनी का ले लीजिएगा, एरिनपुरा छावनी का ले लीजिएगा, आउवा ले लीजिएगा, कोटा ले लीजिएगा, भरतपुर ले लीजिएगा, सब कूदे हैं। तो राजस्थान तो यहाँ पर भाग लिया, ये गलत कह रहा है बिल्कुल। दूसरा, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। क्या ऐसे भी राजस्थान के अंदर राजा थे? बिल्कुल थे। तो ए सही है, लेकिन आर, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब मैं उन राजाओं की बात करूं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, आप राजा का नाम बताना, मैं तो केवल रियासत बता रहा हूं, मैं केवल आपको रियासत बता रहा हूं, आप तो राजा के नाम बताना। बताओ जोधपुर, अरे कमेंट करो जल्दी, जोधपुर का कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की? बताओ उदयपुर, उदयपुर के कौन शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? बताओ बीकानेर, अरे भाई बताओ करौली, बताओ जयपुर। यहाँ के शासकों ने बिल्कुल अंग्रेजों की सहायता की थी। अब यहाँ के रियासती राजाओं के नाम आपको बताना है, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला अच्छा प्रश्न है। जैसे मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पर नरेंद्र ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कोमल कुमौत ने आंसर सही दिया। ऐसे आंसर दोगे तो मजा आ जाएगा, आंसर सबको देना चाहिए। और एक है ना, लाइव सेशन को शेयर कर दो, पैसे नहीं लग रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं। जहाँ दवा नहीं काम आती वहाँ दुआएं काम आती हैं। तुम्हारा शेयर किया हुआ कोई विद्यार्थी देख ले, और हो सके एग्जाम में वहां से प्रश्न आ जाए, तो उस दिन कहेगा कि यार भाई उस दिन मजा आ गया था, उसने एक क्लास भेजी थी, मेरा काम हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, हम बात करें कौन कौन है, हम बात करें तो जोधपुर का था तख्त सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे जो अंग्रेजों के साथ थे। उदयपुर के स्वरूप सिंह थे जो अंग्रेजों के साथ थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे जो अंग्रेजों के साथ में हुआ करते थे। और करौली के कौन सा पाल? मदन पाल, कौन सा पाल? मदन पाल। और जयपुर के राम सिंह द्वितीय,
ये सब के सब अंग्रेजों के साथ थे। अगर ये अंग्रेजों के साथ नहीं होते तो शायद 1857 की क्रांति, राजस्थान तो उस दिन ही आजाद हो जाता, भारत का तो पता नहीं। केवल अपना पद बचाने के लिए, केवल अपना राज्य बचाने के लिए ये लोग किन के साथ मिल गए? ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। कोई परिस्थितियां नहीं थी उस समय की कि शायद परिस्थितियां होगी, काहे की परिस्थितियां, जब देश गुलाम बनता जा रहा है तो यहां पर अगर इन जगह कोई और राजा होते, महाराणा प्रताप, राव मालदेव, ऐसे कोई शासक होते थे तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम अलग ही होता था। आ जाओ, ये प्रश्न आ सकता है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायता की। राजस्थान में 1857 की क्रांति को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का समय क्या था? पहले कहां पर हुई, बाद में कहां हुई, उसके बाद कहां हुई, उसके बाद कहां हुई? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों के बारे में बता देता हूं आपको कौन सी कब हुई थी। एक दे रखी है आपके कोटा, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच में क्रांति, ठीक है ना। यहीं पे लिख दूं क्या? देखो, नसीराबाद के अंदर जो नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद के अंदर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। अब मैं नीमच की बात करूं तो नीमच के अंदर हुआ था 3 जून 1857 को हुआ था विद्रोह नीमच के अंदर। अब मैं कोटा की बात करूं तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हो गया था। एरिनपुरा की बात करूं तो 23 अगस्त 1857 को कोटा में हो गया। अब देख लीजिएगा पहला कौन सा आएगा? मई, जून, अगस्त और अक्टूबर, यानी कि BDCA, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है क्या? बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। सर जी आपकी आवाज हमें पढ़ने में हौसला बढ़ाती है। क्या बात कर रहे हो? हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम कब है? ला रहा हूं मैं, वीडियो ला रहा हूं हाईकोर्ट पे, बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। हाईकोर्ट का एग्जाम होगा, चिंता न करे, और बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूं इस पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा साहब, राजपूताना रेजिडेंसी या राजपूताना एजेंसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर सत्य कथन के बारे में पूछ लिया गया है। तो यहां पर देखिए, राजपूताना राज्यों पर अंग्रेजी सर्वोपरिता को प्रायोगिक बनाने के लिए 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई क्या? ये कह रहा है क्या 1832 में इसकी स्थापना हुई क्या? राजपूताना एजेंसी की बिल्कुल 1832 में हुई थी। और उस समय इनका जो मुख्यालय रखा गया, मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर के अंदर। ये प्रश्न आता है, मुख्यालय कहाँ रखा गया था? अजमेर के अंदर रखा गया था। राजपूताना एजेंसी के राजनीतिक प्राधिकरण के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। राजनीतिक प्राधिकरण के लिए नहीं, इन्होंने क्या किया? पीए, यानी कि ये जो एजेंट टू गवर्नर पद डाला था ना, ये पीए के लिए डाला था। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एजीजी का पद डाला था। ये पॉलिटिकल एजेंट को देखता था और पॉलिटिकल एजेंट वहां के राजाओं को देखते थे। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित था, बिल्कुल अजमेर में था। राजपूताना एजेंसी अनंत 22 देशी रियासतों और ठिकानों से संबंधित थी, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब एक प्रश्न यहां से आ सकता है कि जब इसका मुख्यालय अजमेर था तो अजमेर से फिर माउंट आबू 1845 के अंदर, 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। यह भी प्रश्न आता है कि इसका मुख्यालय माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया था। एक प्रश्न आएगा, एजीजी आ गया, एजीजी आ गया तो यहां से प्रश्न आएगा, एजीजी का प्रश्न आएगा कि प्रथम एजीजी कौन था? प्रथम था आपके लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय पूछ ले तो हो जाएगा आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं, वो आपका एजीजी हो जाएगा। ये प्रश्न सीधे आने वाले हैं। तो यहाँ पर ए सी डी देखिएगा, ए सी डी 2 में राइट है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है और 2 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर बिल्कुल
यहाँ से कोमल कह रही है कि सर 6-6 महीनों के लिए क्या था। बिल्कुल, गर्मियों में माउंट आबू चले जाते, सर्दियों में वापस इधर आ जाते। ठीक है ना भाई? अरे सही एक नहीं है। बिल्कुल, सीताराम सैनी कह रहा है कि पसीने की हर बूंद कहानी कहेगी, तेरी मेहनत ही तेरी पहचान बनेगी, लकीरें चाहे जैसी लिखी हो, तेरे हाथों में लगन तेरी किस्मत को नए अक्षरों में पड़ेगी। बिल्कुल बात तो सही है, सब चीज़ें मेहनत के ऊपर ही खेल है। आ जाए एक नए प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने 1860 में नीमच अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये तो बात सही है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद में उनको निर्दोष भी साबित कर दिया था और लास्ट में रिहा भी कर दिया था और उसके बाद 1 साल या 2 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा कहता है कुशाल सिंह की जांच हेतु टेलर कमीशन का गठन किया गया जिसे अनंत उन्हें निर्दोष मानकर रिहा कर दिया। देखो, रिहा करना और आत्मसमर्पण करना इन दोनों का आपस में मैच नहीं होता है, यानी कि ए भी सही है आर भी सही है, पर ए की व्याख्या आर का कोई नहीं बनता है कारण। ठीक है ना? तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। जब आत्मसमर्पण करेगा तो रिहा कैसे करोगे? अरे आत्मसमर्पण करेगा तो फिर रिहा कैसे करोगे? तो ये कहीं ना कहीं आपस में दोनों मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है ना? चलो अब यहां पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने पर कमिश्नर डिक्स ने अजमेर के शस्त्रागार और गोला बारूद की सुरक्षार्थ ब्यावर के मेर रेजिमेंट के सैनिक को अजमेर में तैनात कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन काम करी थी, कहाँ पर? अजमेर के अंदर। कहाँ पर? इस अजमेर के अंदर 15वीं बटालियन काम करी थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन काम करी थी, अंग्रेजों को लगा, अंग्रेजों की सबसे विश्वासमंद थी वो थी आपके ब्यावर के मेर बटालियन। तो इनको क्या, इनको अजमेर से भेज दिया 15वीं को सीधा नसीराबाद, नसीराबाद भेज दिया इनको और अजमेर के अंदर लेकर आ गए मेर बटालियन और मेर को लेकर आ गए कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ये मेर कहाँ पर थी? ये मेर थी ब्यावर के अंदर। तो बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है। दूसरा, कारतूसों पर लगी गाय और सुअर की चर्बी से उत्पन्न धार्मिक उन्माद का इन सैनिकों पर प्रभाव नहीं था और ये अधिक विश्वसनीय थे। अगर इनके ऊपर प्रभाव होता, इनका जमीर जिंदा होता, तो ये 1857 की क्रांति के अंदर कूद पड़ते। अरे इनका जमीर जिंदा होता तो 1857 की क्रांति में कूद पड़ते। इनको गाय और सुअर के कारतूसों से कोई मतलब ही नहीं था, ये तो अंग्रेजों के पक्के गुलाम थे। तो इन्होंने कहा कि साहब हम वफादार हैं, हम क्या हैं? वफादार, हम करेंगे अजमेर की सुरक्षा, हम करेंगे आपकी सुरक्षा। तब इन मेर बटालियन को कहाँ लेके गए थे? वहाँ पर लेके गए थे। कहाँ पर लेके गए थे? वहाँ पर लेके गए थे अजमेर के अंदर। तो ये भी बात एकदम सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर बिल्कुल सही करता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तब 15वीं बटालियन ने कहा, 15वीं बटालियन ने कहा हमने इतने टाइम तक अजमेर में सेवा की, हमें क्या मिला? उल्टा यही कि हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं, हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं, हमें आपने क्या कर दिया? यहां से अजमेर से बाहर निकालकर कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद में ऑलरेडी एक थी, वो आपकी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। तो ये कहते हैं ये जाते नसीराबाद में यहाँ गए और यहाँ अंग्रेजों की पकड़ ली। क्या भाई? दी ही दी क्या? गुद्दी। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 15वीं और 30वीं दोनों एक हो जाती हैं, एक होकर पहले नसीराबाद को लूटती हैं और फिर दिल्ली की ओर कुछ करती हैं। तो 15वीं बटालियन यहीं से भड़क गई थी कि हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों भेजा गया? क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा नहीं था। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों के युग में से कौन सा सही सुमेलित है? 1857 की क्रांति में केवल रियासती राज्य ही नहीं, वहां के ठिकानेदार भी भाग लेते थे और ठिकानेदारों की भी सक्रिय भूमिका थी उसमें। मारवाड़ के ठिकाने तो बड़े अल्टीमेट थे और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मारवाड़ के ठिकाने बड़े अल्टीमेट थे, जिसमें से 3 ठिकाने में बता रहा हूं।
एक तो आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी थे, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह जी थे और अल्न्यावास के ठाकुर अजीत सिंह जी थे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है या नहीं है बता दीजिएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं और एग्जाम में छपने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 2025 में पूछा है, तो एलडीसी 2026 में पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। ठीक है ना सर जी? बीएसटीसी में 204 ओबीसी फीमेल आपके हिसाब से कॉलेज मिल सकती है? हाँ, फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट में भी मिल जाएगी। सुमन ने क्या चीज लिखी है कि सरकारी नौकरी ऐसी बंजर जमीन है जहां जवानियां बोई जाती हैं। बात तो सही है, और सरकार अगर अलर्ट नहीं हो, जिस प्रकार से हम शिक्षा का स्तर देख रहे थे, ऐसे जर्मानियां हैं वो बर्बाद भी की जा रही है सरकार के द्वारा। बस आप पोस्टा भी कम दे जनाब, हमें तकलीफ नहीं है, बस आप पारदर्शिता से हर एग्जाम समय पर पूरा करवा दो। हमारे अंदर दम होगा, हम होशियार होंगे, हम इंटेलिजेंट होंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो लग जाएंगे। हमें नहीं चाहिए लाखों लाखों पोस्ट है, हमें तो आप 5 पोस्ट भी दे दो, पर समय पर एग्जाम कराओ और पारदर्शिता के साथ कराओ, हक की नौकरी दे दो। आज ये आगे है चीज, हम सरकार से केवल हक की नौकरी मांग रहे हैं, क्या करते फिर बताओ। अगला यहां पर देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? ये आ गया प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में, एक ही तरीके से समझा देता हूं, समझ में आ जाए तो फिर दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, और नहीं आया तो फिर कभी दिमाग में आएगा नहीं। अब देखो समझना क्या है, यहां पर था अजमेर, यहां पर क्या था? अजमेर था। ये जो पॉइंट है यहां और एक पॉइंट है यहां पे, 2 पॉइंट समझना, और एक पॉइंट है यहां पर। पॉइंट पहला ये कह रहा है कि यहां पर था आपके अजमेर, पॉइंट दूसरा ये कह रहा है कि यहां पर था आपके ब्यावर, और पॉइंट 3 कह रहा है कि यहां पर था आपके नसीराबाद। जब 1857 की क्रांति नहीं हुई उससे पहले क्या हुआ था कि यहां पर काम कर रही थी वो 15वीं बटालियन कर रही थी, यहां पर कर रही थी 30वीं बटालियन, और यहां पर कर रही थी मेयर रेजिमेंट। ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि इनको लगा कि भारत के अंदर ये हो रहा है विद्रोह, भारत के अंदर विद्रोह हो रहा है, तो कहीं अजमेर के ऊपर अगर इन्होंने कहीं कब्जा कर लिया या अजमेर को ही यहाँ पर घेर लिया तो राजस्थान पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और 15वीं बटालियन पर भरोसा कम था। तो इन्होंने क्या कहा, 15वीं बटालियन की हाथों हाथ पोस्टिंग कर दी नसीराबाद। कहाँ कर दी? नसीराबाद। और अजमेर बुला ली मेयर रेजिमेंट, इसको बुला लिया आपने अजमेर में, क्योंकि ये इनके विश्वास पात्र थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा यार ये तो गजब हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे ऊपर भरोसा करना था कि इतने समय से हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं ना, आज जब सुरक्षा की बारी आई तो हमें यहाँ से निकाल दिया। तब ये यहाँ जाते और नसीराबाद में विद्रोह कर देते और साथ में मिला लेते 30वीं को। तो 30वीं और 15वीं दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ लोग मरने के लिए डरते ही नहीं है, अंग्रेज समझे ही नहीं है। अकबर ने कहा था कि राजस्थान के लोगों को लड़ना आता है, राजस्थान के लोगों को मरना आता है, लड़ना नहीं आता है, क्योंकि हमसे छल कपट नहीं होता साहब। ठीक है ना सर? मैं आपके एलडीसी के मॉडल पढ़ूं क्या? सिलेक्शन के चांसेज है क्या सर? ओनली मॉडल ही पढ़ूं? तो ओनली मॉडल पढ़ेंगे तो लगभग 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी व्याख्या दे रखी है। अब तुम क्या सोच रहे हो, मॉडल ऐसे ही पढ़ लोगे क्या? उसमें 500 पेज है दोनों मॉडल पेपर को मिलाकर। अगर ईमानदारी से मॉडल पेपर को व्याख्या सही दे देते हो तो अभी भी आपका 80-85% सिलेबस हो जाएगा और अच्छे पास हो जाएंगे। फेज 1 के लिए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। इतना अल्टीमेट उसमें डाल रखा है ना संतोष? ओके ओके। तो यहां पर ध्यान रख लेना। तो यहां पर 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? तैनात नहीं थी। तो अब देखो 30वीं थी और 15वीं भी थी, तीसरी थी, 15वीं भी थी। ठीक है ना? और प्रथम बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के भी सैनिक थे। पर यहां पर देखो 72वीं बंगाल इन्फेंट्री ये नहीं थी। ये कहां पे थी? ये नीमच के अंदर थी उस समय। ये थी नीमच के अंदर, नीमच छावनी के अंदर थी 72वीं।
और इन्होंने यहाँ पर 3 जून को विद्रोह कर दिया। 3 जून 1857 को यहाँ पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में जिसको बटालियन को भंग कर दिया कि विश्वास पात्र नहीं है, फिर और कहीं विद्रोह करेगी ना। ओके, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अभिकथन ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति की विफलता का एक मुख्य कारण राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर विद्रोह का अलग अलग समय पर होना। क्या हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति एकदम सही सफल नहीं होने का ये मुख्य कारण था क्या, कि सही समय पर 1857 की क्रांति नहीं हुई? ठीक है ना। दूसरा कह रहा है नसीराबाद में विद्रोह 18 मई को, नीमच में 3 जून को और कोटा में 15 अक्टूबर को हुआ, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह को एक एक करके कुचलने का अवसर मिल गया। बिल्कुल, यहां पर इनको जर्मन टेक्निक अपनानी थी। अगर मैं होता था उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो मैं तो जर्मन अटैक करता था। जर्मन अटैक ये कहता है कि आप प्लानिंग करो, पहले तो किसी को पता ही मत चलने दो, और जब जिसके ऊपर अटैक करना हो, चाहे आपका जब भी दुश्मन हो, जब भी ध्यान रखना, आपके पड़ोस में, आपके यार दोस्तों में, आपके पढ़ाई में, कहीं पे भी हमेशा ध्यान रखना, कभी जीतना है ना तो प्लानिंग ऐसे करो कि सामने वालों को पता ही नहीं चले, और अटैक ऐसा करो उसको उठने का मौका ही नहीं मिले। ठीक है ना। तो अटैक ऐसा करना चाहिए। इनको क्या था, प्लानिंग एक साथ करके ऐसा अटैक करना था कि अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। ठीक है ना। और यही बात यहाँ पर कह रही है। तो ये दोनों कथन सही है, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समय के अंदर हुए थे, इनको कुचलने का अच्छा अवसर मिल गया, एक एक को दबा दिया और इनको संभलने का भी मौका मिल गया। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि नसीराबाद 18 मई को हुआ, नीमच 3 जून को हुआ और कोटा 15 अक्टूबर को, ये डेट भी सही है। ठीक है ना। और इसके कारण ही ये विफल हुआ है। ओके। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर रियासत में कोई बड़ा सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय और उनके राजनीतिक सलाहकार ईडन ने समय रहते प्रभावी कदम उठाकर विद्रोह की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। अब यह पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि वहां का राजा अंग्रेजों के साथ था। अब राजा ही अंग्रेजों के साथ है तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो पहले देखो, जयपुर रियासत में बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसका कारण है वहां के तत्कालीन शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय किनके साथ थे? अंग्रेजों के साथ। और वहां का पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट था, वो आपके ईडन था, और ईडन ने समय रहते यहाँ के लोगों को विद्रोह करने ही नहीं दिया था। इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं। व्याख्या भी एकदम सही कर रहे हैं। ए को लॉक कर दीजिएगा सर। कर दिया भाई? ओके। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का, देखो अब यहां पर हरदयाल दे दिया और काफी बच्चे हरदयाल पे आके, और यार हरदयाल था, अरे हरदयाल नहीं, जयदयाल था। या हरदयाल नहीं, वो जयदयाल था, लाला जयदयाल। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हरदयाल सिंह, तो हरदयाल सिंह नहीं था, वो था लाला जयदयाल सिंह। कौन हो जाएगा? लाला जयदयाल सिंह हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपके मेहराब खां। इन दोनों ने कोटा का नेतृत्व संभाला था। और सबसे बड़ी बात क्या है? कोटा का पीए पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। और इन्होंने क्या किया? मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र थे। पुत्र थे। दोनों पुत्र की भी हत्या कर दी और मेजर बर्टन का सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया था। तो कोटा शहर में किसका सिर काट कर घुमाया था? मेजर बर्टन का। इनके दोनों पुत्र की हत्या भी कर दी थी। और नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल सिंह और मेहराब खां। तो यहां पर ऑप्शन होगा 2 राइट, क्योंकि एक में दे रखा है हरदयाल सिंह नहीं होगा राइट। बताओ, हरदयाल सिंह राइट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे होगा क्या? कैसे होगा? होगा ही नहीं, है ना। सेशन को शेयर कीजिएगा भाई, इतने लंबे समय से। अब आपको पता है आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे हैं अपन, 1857 की क्रांति चल रही है, खून में उबाल नहीं है आपके। अरे कहते हैं ना, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। आपके भी
जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ थोड़ा बहुत एफर्ट आपका भी चाहिए। सेशन को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, जो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी आपकी 4th ग्रेड बुक पढ़ने में सीईटी पास हो जाएगा क्या? जो विद्यार्थी जिसके पास मेरी राजस्थान की 4th ग्रेड की बुक है उसको सीईटी में कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, इतनी अल्टीमेट और शानदार बुक बना रखी हो, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर आउवा के किले के द्वार पर लटकाया गया मॉक मैसन का सिर लोक गाथाओं का विषय बन गया। बिल्कुल हमारे यहाँ पर लोक गीतों में गाया जाता है। और अभी वो गीत मैंने गाकर बताया था आपको कि ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकिया, मेक मोशन का सिर काट अव्वा किला टांकिया, ठीक है ना। दूसरा, मारवाड़ के विद्रोह और सामंतों ने आहू ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेता स्वीकार किया था। बिल्कुल नेता भी स्वीकार किया था, पर ठाकुर कुशाल सिंह को नेता इसलिए स्वीकार नहीं किया कि हमने मेक मोशन का सिर काट दिया। हमने मेक मोशन का सिर काट दिया इसीलिए कोई ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेता घोषित नहीं किया था। ये सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है, दोनों सिचुएशन अलग हैं। कथन दोनों सही है, सिचुएशन दोनों अलग हैं। तो यहाँ पर आपके ए और आर दोनों सही होने चाहिए, ए आर दोनों सही होने चाहिए, पर लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया है उसमें से 64% विद्यार्थी ने ए ऑप्शन किया है, और यही गलती तुम्हें ले डूबेगी। फिर बाहर आओगे, गुनगुनाओगे, दिल गलती कर बेटा, ठीक है ना। फिर पापा जी कहेंगे अब मौज कर बेटा, चलो खेत में। अरे देखो आप यहाँ पर देखे कितने परसेंट, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 50% से अबो विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया है। जबकि आप देखिएगा यहाँ सिर काटकर लोक गाथाओं से और ठाकुर कुशाल सिंह की व्याख्या से क्या लेन देन है, मुझे बताओ इनकी व्याख्या से क्या लेन देन है। वो मेक मोशन वहाँ गया था, काट दिया था, उसको लटका दिया था, इसमें ठाकुर कुशाल सिंह जी का क्या रोल था? ठाकुर कुशाल सिंह जी की तो बाद में सेना गई थी और उन्होंने कहा कि मैं नेतृत्व तो करूंगा। गोरा काला का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। थोड़ा सा लॉजिकली समझे। मैं कह रहा हूं तुम्हें ये प्रश्न आ रहे हैं, पर आते हुए गलत करके आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं की तो, ठीक है ना। क्लियर? तो यहां पर थोड़ा सा देखना, आपको ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। अब मेक मोशन ये कहां का, ये एक पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, पीए पॉलिटिकल एजेंट, और ये पॉलिटिकल एजेंट था आपके जोधपुर का। ये पॉलिटिकल एजेंट कहां का था? जोधपुर का था। तख्त सिंह ने भेज दिया था, जोश में गया था, वहां पे इसको झांप लिया था, और झांपने के बाद यहाँ पर भयंकर तरीके से इसकी धुलाई हुई, इसका सर काट के अव्वा के किले के ऊपर टांका गया और लोकगीतों में भी गाया गया। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? वाह भाई, एजीजी आ ही गया, तो अब देख लेते हैं एजीजी। अरे किसको देख लेते हैं? एजीजी। आ जाओ एजीजी को देखते हैं। ये हैं आपके एजीजी। एजीजी के नीचे बैठते हैं पीए। अब देखो भाई, एजीजी के दो कथन आपको बता रहा हूं, पहले दो ध्यान रखें। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला राजस्थान का प्रथम पूछ ले, प्रथम एजीजी था वो आपका लोकेट था, प्रथम एजीजी लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय का एजीजी पूछ ले तो वो आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। दो बात क्लियर। ये एजीजी किसको कंट्रोल करता था? पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। अब पॉलिटिकल एजेंट के मतलब, जैसे जोधपुर की बात कर लूँ मैं, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट अलग था। जैसे उदयपुर की बात कर लूँ, जैसे मैं सिरोही की बात कर लूँ, जैसे मैं जयपुर की बात कर लूँ। अब यहाँ पर इन रियासतों में क्या बिठा दिया? इन रियासतों में इन्होंने बिठा दिया पीए। तो जोधपुर के अंदर पीए बिठा दिया, उदयपुर में पीए बिठा दिया, सिरोही में पीए बिठा दिया, और जयपुर में पीए बिठा दिया। ये काम करता था एजीजी के लिए, ठीक है ना। अब देखो, जोधपुर के अंदर जो पीए था उसका नाम था मैक मोशन। उदयपुर में था जिसका नाम था सावर्स। सिरोही में था उसका नाम था जेडी हॉल, और जयपुर में था वो था ईडन गार्डन। तो
तो देखो भाई, ये सारे के सारे किन के लिए काम करते थे? एजीजी के लिए। एजीजी की फुल फॉर्म पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या पूछा है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी कौन था? और वो भी 1857 की क्रांति के समय था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन से होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब इसमें भी 77% बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। पर 12% बच्चे उसमें अभी भी ए कर रहे हैं। मैक मैसन कैसे होगा? कुछ लॉर्ड मॉरिसन भी करे। काफी बच्चे नहीं पढ़ रखे तो वो क्या करते हैं? नया शब्द के वो कर देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, सर जी आर्मी में हूँ, सितंबर में आ जाऊंगा। बताओ, अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। कट ऑफ कितनी जाएगी एक्स आर्मी की? एक्स आर्मी वाले जितने भी जो हैं, जैसे एक्स आर्मी के मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो, पटवार, लाइब्रेरियन, इनमें बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब एक्स आर्मी के लिए हाल ही के अंदर जो 4th ग्रेड का आया था स्टेटमेंट गवर्नमेंट का, उसके बाद देखा जाए तो एक्स आर्मी वालों के भी 36% लाने तो अनिवार्य कर दिए हैं। यानी कि 36%, कम से कम आप ये टारगेट तो लेके चले कि 36% तो लाना ही है हमें। बाकी की बाद में देखी जाएगी, 36% तो लाना ही है, ये सोच के चले साथ में ना। अगला प्रश्न है अभिकथन ए। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में केवल 6 सैनिक छावनियां थी। इन सैनिक छावनियों में तैनात लगभग 5000 सैनिकों में अधिकांश भारतीय थे। अब बता दीजिएगा 1857 की क्रांति के अंदर सैनिक छावनियां कितनी थी? पहले ये बता दीजिएगा। ये कह रहा 6 हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इन सैनिक छावनियों में तैनात लगभग 5000 सैनिकों में से अधिकांश भारतीय थे। अब सैनिक छावनियां में भारतीय सैनिकों का कोई नहीं था। यहां पर अगर ये व्याख्या यह देता था कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, इनमें से नसीराबाद, जो सैनिक छावनियां, जैसे नसीराबाद ले ली, ब्यावर ले ली, देवली ले ली, एरिनपुरा ले ली, नीमच ले ली, ये सैनिक छावनियां थी, जिसमें से एक राजस्थान के अभी वर्तमान में एमपी में। अगर ये व्याख्या बनती तो इसका सही हो जाता। सैनिकों का सैनिक छावनियों का कोई मतलब नहीं थे। हालांकि 5000 प्लस सैनिक थे भारतीय। 3000 तो लगभग 3000 के आसपास तो केवल नसीराबाद में थे, केवल नसीराबाद में थे 3000 प्लस तो, ठीक है ना। ये तो बात सही है, ए और आर दोनों सही हैं, पर ए आर की व्याख्या सही नहीं करता है। यहां पर बात व्याख्या की जाती है तो व्याख्या बिल्कुल भी सही नहीं करता है यहां पर, ठीक है ना। व्याख्या सही नहीं करता। क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो यहां तक ये लगभग 1857 की क्रांति के अल्टीमेट प्रश्न है। अब मैं 2-3 प्रश्न आपको दे रहा हूं, वो जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो कमेंट करके बताए। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला प्रश्न मेरा ये है, होमवर्क के लिए आपके बताओ यहीं पे। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, राजस्थान की कौन सी छावनी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? राजस्थान की कौन सी छावनी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? दूसरा प्रश्न मेरा ये, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न सीधा आएगा वही बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा, कौन सी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? ठीक है ना, 1857 की। बिल्कुल, कमल रोटी आपके आंसर भी आ गया। और खेरवाड़ा और ब्यावर था, उन्होंने वास्तव में भाग नहीं लिया था। खेरवाड़ा और ब्यावर था जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो लगभग इस प्रकार के 1857 की क्रांति के क्वेश्चन आएंगे, तो लाडलो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न को आप आराम से तोड़ मोड़ करके सही कर दोगे, ठीक है ना। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है जो ये क्लास देख रहे हैं उन पे, ठीक है ना। अब इस टाइप से कुछ मैं आपको किसान आंदोलन से करवा रहा हूँ। इससे पहले बता दूं, जिन विद्यार्थी जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अल्टीमेट मॉडल पेपर है। चाहे तुम्हारा सिलेबस हुआ या नहीं हुआ,
अगर हो गया तो 4 चांद लगा दोगे, और नहीं हुआ तो सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और फेज 1 के लिए क्वालिफाई कर लोगे। व्याख्या सहित अल्टीमेट मॉडल पेपर डाल रखा, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित मैंने खुद ने बनाए हैं, और साथ में मेरे 2 मित्र, एक धर्माराम जिन्होंने ऑल राजस्थान के अंदर जमादार के अंदर रैंक हासिल किए हैं, दूसरा मोहित चौधरी जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर, पटवार, वीडियो, एलडीसी, सेकंड ग्रेड टीचर जैसे बहुत सारे एग्जाम में नौकरी ली उन्होंने। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर, और वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। 2026 के हाल ही के प्रश्नों का पैटर्न है वो इसमें और व्याख्या में डाल रखा है, ठीक है ना। अगर कोई ये कर लेता है, इसकी कीमत उनको 6 जुलाई के बाद पता चलेगी जब एग्जाम देकर आएगा। तो नियर बाई राजस्थान में सभी स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी उपलब्ध है ना, आप कहीं से भी ले सकते हो। ये देखो राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, और बुक स्टोर पे नहीं जाते तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, हम सीधी भेज देंगे आपको। आ जाओ भाई, किसान आंदोलन। अब किसानों ने आंदोलन क्यों किया? किसान आंदोलन करने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक, किसानों से कर ज़्यादा वसूलना, किसानों के साथ अत्याचार करना, किसानों के जो लड़कियां होती थी उनके विवाह के ऊपर अलग अलग प्रकार के कर थोप देना। ये अलग अलग मांगे थी किसानों की, और उनको लेकर उनको परेशान करते, तो वहां पर क्या हो जाता है? विद्रोह। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, महाराजा गंगा सिंह जी ने एक बढ़िया काम किया कि गंग नहर निकाली बीकानेर में पानी लाने के लिए। अब गंग नहर निकाली जाने आप लोन लियो, लोन तो लेने पड़ी भाई, तो बड़ी आप एक नाली बनावा जिनमें लोन ले ला, 2 कमरा बनावा जिनमें आप गवर्नमेंट और लोन ले ला, ठीक है नहीं। मात्र पर लिखा भारत सरकार की योजना में 1.5 लाख रुपए उठाए गए। अरे शर्म करा पा, तो शौचालय बनावा विन माते भी आप 10-12 हज़ार रुपये उठाए ला। महाराजा गंगा सिंह जी इतनी बड़ी नहर लेना यार, ठेठ पंजाब राजस्थान, लोन लेना स्वाभाविक बात था। महाराजा गंगा सिंह जी का घर का क्या, महाराजा गंगा सिंह जी का लोन लो। अब लोन ले लिया, लोन वापस भरना भी पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। जब लोन चुकाने के लिए अब किन से पैसे ले भाई? क्या कि नहर में किनवात लायो, थान लोगार पानी पीऊन लायो, किसानार खेती करनवात लायो, तो किसानों के ऊपर कर बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? कर बढ़ा दो। अब किसानों के ऊपर कर बढ़ा देंगे, कर बढ़ाए तो किसान महाराजा गंगा सिंह जी के खिलाफ आ गए, बीकानेर में आंदोलन कर दिया। यही बात है, समझने का प्रयास करें, बस बात यही है, समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा किसान आंदोलन, और किसान एक ही चीज से पड़ता नहीं थे, ज्यादातर कर से, ठीक है ना। और दूसरी उनकी जमीन हड़प लेना, जमीन के कागज नहीं देना, जमीन को नीलाम कर देना, बेच देना, पड़त रखना, ये वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सारे के सारे हालात थे जो आज के समय में भी है, ठीक है ना। राजस्थान के निम्नलिखित कृषक आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला प्रश्न बढ़िया लेवल का 2026 में दे दिया। यहाँ पर यह कह रहा है कि जितने राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं उन किसान आंदोलन को उनके अनुसार एकदम व्यवस्थित रूप से कर दे, समय के अनुसार। राजस्थान में पहला अच्छा सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित अगर कोई किसान आंदोलन चला तो बिजोलिया किसान आंदोलन था, आप सबको पता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था आपके 1897 से लगाकर 1941 तक। ये 44 साल तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। कितने साल तक? 44 साल तक चला था, और सबसे सुव्यवस्थित और सबसे लंबा किसान आंदोलन चलने वाला यही था। भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था आपके 1931 से लगाकर 1933 तक ये किसान आंदोलन चला था भरतपुर का, ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं था। बूंदी की बात करें तो 1 साल ये किसान आंदोलन रहा था। बूंदी आपके 1922 में शुरू हुआ और 1923 में समाप्त हो गया था। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो बीकानेर आपके थोड़ा सी चला था 1937 के अंदर, 1937। अब आप व्यवस्थित कर दीजिएगा, पहला बिजोलिया जाएगा, फिर बूंदी आ जाएगा, फिर भरतपुर आ जाएगा, फिर बीकानेर आ जाएगा। 1 3 2 4। देखो ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है क्या आपके? ये वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो रहा है क्या? और ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा जल्दी से। ये ऑप्शन आपके राइट हो रहा है क्या? 2 नंबर, बिल्कुल सबके 2 नंबर राइट हो रहा है। आपके मॉडल पेपर व्याख्या सहित मिलते हैं या वन लाइन? अरे पूरे व्याख्या सहित है। दिखाऊं क्या डेमो? डेमो डालो भाई यहाँ पे।
दूसरा यहाँ पर आता है 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा। 1929 के पश्चात देखो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, वो 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में किया गया, ठीक है ना, ये 3 चरणों में किया गया। तो प्रथम चरण के अंदर तो आपके 1897 से लगाकर 1915 तक ये चला था और इसमें थे आपके साधु सीताराम, साधु सीताराम। और फिर ये आपके सेकंड चरण था ना, ये 1915 यानी कि 1916 से शुरू हुआ था और यहाँ पर आ जाते हैं आपके विजय सिंह पथिक, जो आपके 21-22 तक रहते हैं विजय सिंह पथिक। और इन्हीं विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन किया था तो 1916 के जस्ट ज्वाइन करते ही 1917 के अंदर इन्होंने यहाँ पर ऊपर माला पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपर माला पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, और यहाँ का एक क्या नियुक्त किया, यहाँ का एक पंच बनाया था और उस पंच का नाम क्या है, एग्जाम में पूछ ले, मन्ना जी पटेल। मन्ना जी पटेल इनके पहले पंच बने थे। फिर तीसरे चरण में ये क्या करते हैं, तीसरे चरण में आगे सौंप देते हैं। अब तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक रहे नहीं तो जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय आ जाएंगे, तो बी और सी राइट हो जाएंगे, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो आपके दूसरे चरण में आ जाते हैं। विजय सिंह पथिक मूल रूप से यूपी से थे और मूल नाम इसका भूप सिंह था। भूप सिंह, ये भूप सिंह क्या था, इनका वास्तविक नाम था। अगर इनका वास्तविक नाम पूछ ले तो भूप सिंह हो जाएगा। और रहने वाले कहाँ के थे, ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। क्लियर ना, थोड़ा सा है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ध्यान रख लिया करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बी और सी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपके राइट होगा। बी और सी दिया है तो 4 नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर। उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया गया। निम्न में से कौन उस आयोग के सदस्य नहीं थे। देखो भाई, आयोग तो कई बार गठन हुए थे, अलग अलग किसान आंदोलन में अलग अलग आयोग गठन हुआ था। यहाँ पर एक बिंदुलाल नाम का आदमी था और बिंदुलाल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, तो इस आयोग का नाम रख दिया बिंदुलाल भट्टाचार्य। सर मेरा बीएसटीसी में 330 आ रहे हैं, ऐसी से हूँ, हो जाएगा क्या। 330 का मुश्किल लग रहा है, फिर भी काउंसलिंग करा देना, पेमेंट वापस आ जाएगा, कॉलेज नहीं मिलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। काउंसलिंग तो करा दो, हो सके पेमेंट वापस आ जाए तुम्हारे, नहीं होगा तो पेमेंट वापस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम था आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और ये आयोग बनाया गया है आपके 1919 के अंदर। और इनका जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष तो इसे बिंदुलाल को ही बनाया गया। किसको बनाया गया, बिंदुलाल को। और इनके जो सदस्य हैं, सदस्य में इनके आपके फजल अली हो जाएगा। फजल अली इनका बिल्कुल सदस्य था उस समय, फजल अली इनका सदस्य था। अमर सिंह भी इनका सदस्य था, ठीक है ना, अमर सिंह भी इनका सदस्य था, फजल अली भी इनका सदस्य था, पर महादेव भाई इसका सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन महादेव भाई को काट दो, तो अमर सिंह और फजल अली यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। अफजल अली, सॉरी फजल क्या, अफजल अली और एक आ जाएगा आपके अमर सिंह। अब दूसरा बात, ये किससे संबंधित था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था, ठीक है ना। किसके द्वारा अलवर रियासत में निमूछड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। निमूछड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके, निमूछड़ा किसान आंदोलन के बारे में
जल्दी से बताना है आपको कौन सा किसान आंदोलन। बिल्कुल निमोछना किसान आंदोलन, बढ़िया किसान आंदोलन था। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। निमोछना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके माधो सिंह और गोविंद सिंह ने। किसने किया भाई? माधो सिंह और गोविंद सिंह। ये 2 आदमी को याद रखना है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 का प्रश्न है। सबसे पहले निमोछना किसान आंदोलन हुआ कब था? ये जो निमोछना किसान आंदोलन है ना, ये हुआ था आपके 1923 से 1925 के मध्य। 1923 से 1925 के मध्य हुआ था। अलवर के तत्कालीन शासक थे आपके जय सिंह। यहां पर मैं लिखता हूं अलवर, और अलवर के तत्कालीन शासक उस समय कौन थे भाई? जय सिंह थे। और जय सिंह की जो सेना थी उस समय, उस सेना का जो नेतृत्व करते थे, सेना का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे छज्जू सिंह। नेतृत्व करने वाले कौन थे? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह ने बिना अल्टीमेट के ही किसानों के ऊपर क्या चला दी? गोलियां चला दी। छज्जू सिंह ने यहाँ पर किसानों पर गोलियां चलाई, और इसमें लगभग 150 से ज़्यादा किसान ऑन स्पॉट मारे गए थे। तो छज्जू सिंह ने यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लेता गोलियां किसने चली? छज्जू सिंह ने चली थी। शासक कौन था? जय सिंह था। घटना कहाँ की थी? अलवर की थी। किस घटना का नाम क्या था? निमोछना किसान आंदोलन। निमोछना गांव के अंदर हुई थी। 1923 से 1925 की बात थी। महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया? खून ही खून कर दिया आपने। मैंने तो कह तो जलियांवाला बाग देखा, दूसरा ये देखा है। तो ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ठीक है ना। और दोहरी डायर शाही दोनों इन्होंने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने यहाँ सफाई देते हुए कहा है, गांधी जी ने कहा है कि ये है एक तो आपके दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा आपका। और मैं इसे दोहरी डायर शाही भी कह सकता हूँ। दोहरी डायर शाही किसने भी कहा है? वो भी महात्मा गांधी ने कहा। क्लियर ना? थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखोगे तो एग्जाम में बढ़िया और अच्छा प्रदर्शन करके आओगे, ठीक है ना। सर जी हाईकोर्ट 4th ग्रेड का पेपर कब आया? हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लगभग 25,000 पदों पर एक नई वैकेंसी आ रही है, और अच्छा और जल्दी पेपर भी होगा आपके। अगला देखो, बीकानेर रियासत के गंगनेर क्षेत्र खालसा क्षेत्र के किसानों ने 1930 और 31 में अत्यधिक भू राजस्व और आबियाना सिंचाई कर के विरुद्ध तीव्र आंदोलन किया था। और यह आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने गंगनेर के निर्माण हेतु लिए गए विदेशी ऋण की किस्तों का भार कम करने के लिए किसानों पर भारी कर और ब्याज की दरें थोप दी थी। अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको। अब ये इसका सही बनता है। ए भी सही कह रहा है, आर भी सही कह रहा है, कथन भी सही है, और इसका कारण भी सही बन रहा है। यहाँ पर किसानों ने 1930-31 में आंदोलन क्यों किया? इसका कारण है कि महाराजा गंगा सिंह जो लोन लेकर आए थे, उनकी किस्तें बढ़ने के लिए हमारे ऊपर कर और ब्याज बढ़ा दिया था, इसीलिए हमने आंदोलन किया था। इस प्रकार से समझो, ये प्रश्न आपको जल्दी समझाएगा कथन और कारण के बीच में, कि वो आंदोलन हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, ये पूछ रहा है। इसका कारण ये था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और ए आर की व्याख्या भी एकदम सही करेगा, ए ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जी सर आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ आप एक ही बात करो, ना थकेंगे ना रुकेंगे जब तक सपनों को सच ना कर देंगे। किताबों को हथियार बनाकर हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे बस। न रुकना है न झुकना है। अपना आपसे एक बार सवाल करना कि मुझे नौकरी की आवश्यकता कितनी है। आज नौकरी नहीं है तो क्या समाज के लोग मुझे जीने देंगे? क्या मैं आने वाले समय में 15 घंटा रोड पे काम करना, गाड़ी चलाना, बोझ ढोना, हमाली मजदूरी का काम कर सकता हूँ क्या?
क्या मेरे घर में इतने पैसे हैं कि मुझे 5 पैसे लगाकर बिजनेस करवा सकते हैं क्या? जब इन सब में तुम्हारा ऑप्शन ना आए तो तुम्हारे दिल से एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ, हाँ मुझे नौकरी की आवश्यकता है। आज से ही शुरू करते हैं, कोई देर नहीं हुई है। एलडीसी नहीं तो सीईटी है, सीईटी नहीं तो और भी है। तुमने अगर मन में सोच लिया ना तो तुम्हें नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। बस मन में सोच लो। तो लाडलो, बात तो सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मजदूरी नहीं होती है सर, मुझे तो पता है ना, तुम्हारे लखन में जानता हूं अच्छे से, ठीक है ना? ओके, अब यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 1818 में उदयपुर राज्य के भील विद्रोह के कारण थे? भीलों ने विद्रोह क्यों किया? भीलों ने विद्रोह क्यों किया? ऐसा तो था नहीं कि सपने में सो रहे थे, भील को सपना आया कि सुबह उठकर अंग्रेजों को लपेटना है, राजाओं को लपेटना है। अरे ऐसा कुछ नहीं था, भीलों के साथ अत्याचार हुआ, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, अंग्रेजों की भील दमन नीति, बिल्कुल अंग्रेज चाहते थे भीलों का दमन होना चाहिए। अगर भील उठ गए, उस समय भील समृद्ध थे, भीलों में एकता थी, एकजुटता थी। भील के कारण तो महाराणा प्रताप यार अकबर से लड़ गया, अगर भील नहीं होते तो लड़ पाते क्या? ठीक है ना? अंग्रेजों द्वारा भीलों से जबरन कर वसूली करना, यह भी बात सही है। अंग्रेजों द्वारा भीलों से रखवाली और बोलई कर वसूल पर रोक लगाना, भील रास्ते के ऊपर रुकवाली रखने का कर लेते थे, उसको ऊपर रोक लगा दी कि नहीं भील को हम कर नहीं देंगे, जबकि भीलों से हम कर लेंगे। ये सब के सब चीजें भीलों के विरुद्ध थी, इसीलिए भीलों ने यहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तीनों पॉइंट सही है, ठीक है ना? सर जी प्रणाम स्वीकार करो, मस्त रहो भाई, पढ़ाई करो लाडलो। अभिकथन और कारण दोनों हैं। बीकानेर रियासत के कांगड़ा कांड 1946 ईस्वी को किसान आंदोलन के दौरान जागीरदारों की क्रूरता का चरम बिंदु माना जाता है। बीकानेर के राय सिंह नगर में तिरंगा फहराने के प्रयास में बीरबल सिंह की पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। देखो ये बात भी सही है, कांगड़ा कांड का संबंध पहला आएगा क्या आएगा? पहला प्रश्न आएगा, कांगड़ा कांड का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? तो आप कहेंगे कि राजस्थान की बीकानेर रियासत से, पहला प्रश्न ही आएगा। दूसरा, कांगड़ा कांड कब हुआ था? 1946 के अंदर, दूसरा प्रश्न ही आएगा। तीसरा प्रश्न आएगा, बीकानेर के किस जगह पर तिरंगा फहराया गया या तिरंगा रैली की गई? राय सिंह नगर के अंदर। और कौन शहीद हुआ? बीरबल सिंह। तो तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है? बीरबल दिवस है वो किस रियासत में मनाया जाता है? बीरबल दिवस है वो बीकानेर रियासत में मनाया जाता है। ये सीधे प्रश्न निकलते हैं ऐसे। अब देखो ये बात भी सही है और ये भी सही है, पर कांगड़ा कांड का और बीरबल शहीद होने की घटना आपस में मैच नहीं खाती है। ये एक अलग जुलूस था, अलग रैली निकलती थी राय सिंह नगर के अंदर, उसका कांगड़ा कांड से कोई संबंध नहीं है। वो एक अलग जुलूस के अंदर मरे तो थे बीरबल जी, शहीद हुए थे बीरबल सिंह जी, पर वो जुलूस अलग था, कांगड़ा कांड की घटना अलग थी। दोनों बातें सही है, पर कथन कारण की व्याख्या सही नहीं करता है, इसीलिए यहां पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना? ओके, अगला प्रश्न है, शेखावटी के कटरातल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को आयोजित महिला सम्मेलन राजस्थान के किसान आंदोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। जनाब 10,000 महिलाएं इकट्ठित हो गई उस जमाने के अंदर, यह घटना अभूतपूर्व होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब 10,000 महिला इकट्ठी होने का कारण क्या था? यह अभूतपूर्व बनने का कारण क्या था? सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया काबास गांव की महिलाओं के साथ किए गए अमानवीय दुर्व्यवहार का विरोध करने हेतु किशोरी देवी के आह्वान पर 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था, इसीलिए अद्भुत बन गया था, इसीलिए ये कथन और कारण दोनों सही हो गया था, इसीलिए क्या हो गया था, दोनों एकदम सही हो गया था। तो बताइए अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर वही होगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या भी क्या करता है? बिल्कुल यहां पर सही करता है, ठीक है ना? बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल ओके।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलाना है। एक घटना दे रखी है और दूसरी तरफ रियासत दे रखी है कि कौन सी घटना किस रियासत से संबंधित है। सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि यह घटना किस रियासत से संबंधित है। ठीक है ना। सर जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। बेटा क्या हुआ सचिन, बता तो खरी बुरा क्या हुआ। तूने इतनी बार लिख दिया बुरा हुआ बुरा हुआ। अरे हुआ क्या बुरा, वो तो बता, ताकि हमें भी पता चले कि बुरा हुआ क्या। ठीक है ना। चलो अब यहां पर देख लीजिएगा, इनको क्या करना है, आपस में सुमिलित करना है। निमोचना हत्याकांड आप सबको पता है कि अलवर से संबंधित है। डाबी घटना है वो बूंदी की है। कांगड़ा कांड अभी जस्ट हमने पढ़ा बीकानेर का है। और कुंदन घटना है वो सीकर की। ये प्रमुख राजस्थान के घटनाक्रम हैं और इनसे संबंधित ये रियासतें हैं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। क्लियर, ओके। बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, सही विकल्प चुनिएगा। ठीक है ना, यहां पर सही विकल्प चुनना है और बताना है। इंग्लिश की मैराथन अभी हमने लगाई है। इंग्लिश की मैराथन आप देखें ना, यूट्यूब पे डाल रखी है, और भी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। कमल बहनान है ना, अरे ये है ना, पढ़ लो बेटे पढ़ लो। ठीक है ना, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, ये आखिरी मौका है। फिर दोबारा तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ना तो मैं पढ़ूंगा और नहीं सरकार इतनी बड़ी वैकेंसी निकलेगी। ठीक है ना। और जो भी तुम्हारे ना, मेरे कहने से एक मैसेज डाल दो। जो भी तुम्हें पढ़ाई में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको एक मैसेज डाल दो मेरे कहने से। ठीक है ना। ये जो एक तो तुम लड़कियां समझ रहे हो, ये लड़कियां नहीं है, लड़कों की आईडी है, तुम्हें पागल समझते सब। और मेरे कहने से तुम्हारे ज़िंदगी में कोई है जो तुम्हें अपनी सफलता से रोक रहा है, तो उनको एक मैसेज डाल दो आज से मेरे कहने से। उनको 2 ही लाइन लिखनी है कि न वफा होगी न वफा की बात होगी। न वफा होगी न वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। तो अब एग्ज़ाम तक कुछ भी नहीं सोचना है। एग्ज़ाम तक मोहब्बत करनी है तो 2 से ही करनी है, एक किताबों से और दूसरी मुझसे। तो आओ यूट्यूब के ऊपर जो क्लास ले रहा हूँ उनको पढ़ो, और वरना अपने नोट से उनको पढ़ो। बस मैसेज डाल दो यार, छोड़ो फ्री करो मैटर, सफलता ही सब चीज़ें होगी। अब देखो, बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ये सही विकल्प चुनिएगा। यह आंदोलन 1922 ईस्वी में बूंदी से प्रारंभ हुआ था। क्या बरड़ किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था? और वो भी देखो, काफ़ी बार ये सीधा पूछ लिया जाता है कि बरड़ का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से। दूसरा ये पूछ लेता है कि बरड़ है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये सीधा पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखें, बरड़ किसान आंदोलन बूंदी का है, बिल्कुल सही है, और 1922 में प्रारंभ हुआ था। आंदोलन को दबाने में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को दंडित भी किया गया था। उस समय ये भी घटना हुई थी, ये बात सही है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रीट L1 में प्रथम में 10 प्रश्न डिलीट हो गए, मैं रह गया चैन से। अब डिलीट हुए तो सबके लिए हुए बेटा, और अगर नंबर जुड़ते तो सबके लिए जुड़ते। तो इसमें हो सके आपका भाग्य साथ है या नहीं वो अलग बात है ना। क्लियर। बट रीट मरेगी नहीं, हर बार आएगी रीट। फिर एक बड़ी रीट आ रही है, हिम्मत मत हारो, हौसला रखो अपना। ठीक है ना। निम्न में से किन समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की हैं? उस समय भी न्यूज़पेपर चल रहे थे, जैसे अभी चल रहे ना सोशल मीडिया, जो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, शिक्षकों को 2 कौड़ी के बता रहे हैं। उस समय भी ऐसे न्यूज थे जो किसानों की आवाज़ उठाते थे। कुछ बिके हुए थे तो वो किसानों के विरुद्ध में छापते थे, हैं किसानों ने खेती करे, कोई नहीं फर्जी बातें करे, वो करे। तो दोनों तरह के सोशल मीडिया थे। तो यहाँ पर देखो, प्रभा है, प्रताप है, केसरी है, वेंकटेश्वर समाचार पत्र, ये चारों समाचार पत्र थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बूंदी के डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। सबसे पहले डाबी हत्याकांड का संबंध कहाँ से है, बूंदी से, और ये घटना कब हुई, 2 अप्रैल 1923 को।
राजस्थान के किसान आंदोलन में बलिदान का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बलिदान हुआ था कि इस घटना में नानक जी भील की पुलिस गोली की परवाह किए बिना झंडा गीत गाना जारी रखा, अनंत अपने प्राणों को त्याग दिया था। नानक जी भील की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। अब प्रश्न कितने तरीके से बन सकता है? प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा, डाबी हत्याकांड का संबंध किस रियासत से था? दूसरा, डाबी हत्याकांड कब हुआ? तीसरा प्रश्न बढ़ेगा, डाबी हत्याकांड में कौन शहीद हुआ? ये प्रश्न आज तक के एग्जामिनर में आए थे और अब इसी प्रश्नों का टेंड करके इसको इस प्रकार से डाल दिया। ये प्रश्न मैंने 2018 में देखा था डाबी हत्याकांड का, फिर डाबी हत्याकांड कब हुआ, फिर प्रश्न आया नानक जी भील किस कांड में शहीद हुए थे, ये प्रश्न आया था। पर अब देख लीजिएगा प्रश्न ही आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 1923, 2 अप्रैल 1923 को। दूसरा, डाबी हत्याकांड का संबंध ये 1923 यहाँ आएगा, 1923 यहाँ आएगा, और डाबी हत्याकांड का बूंदी के अंदर, और दूसरा जाएगा शहीद कौन हुए? नानक जी भील, नानक जी भील। बस ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बस यही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है यहाँ पर आपकी व्याख्या भी सही कर रहा है। क्लियर? ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा अगला प्रश्न, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? ये बीएसटीसी में यहाँ पर बोल्शेविक समझौते के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी विद्यार्थी अभी इस क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं, आप अपनी ईमानदारी से बताना कि ये जो आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं आपको कैसे लगे। क्या इन प्रश्नों में आपको मज़ा आया या नहीं आया? क्या आपको प्रश्न नए लगे या नहीं लगे? क्या आपको लग रहा है कि ये 2026 के लेवल के प्रश्न थे, या फिर आपको वही घिसा पीटा मैटर मिल रहा है क्या? अरे कुछ तो बताओ भाई। अच्छा है तो तारीफ करने में कहाँ जाती है, और बुरा है तो बुरा कहने में क्या जाता है ना। मेरे हक में तुम नहीं बोलोगे तो फिर बोलेगा कौन है? तो एक शायरी कर दूं, अरे दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। अजय जनाब कमेंट कर दो, मेरे जाने के बाद तुम्हें कमेंट करने का बोलेगा कौन। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तब आपसे ये कह रहा हूँ, तो बताओ वास्तव में जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो प्रश्न ला रहे हैं, वो आपके लेवल के है या नहीं है? 2026 के आने वाले एग्जाम में ये फाइट कर सकते कि नहीं कर सकते? इसमें वास्तव में मेहनत लग रही कि नहीं कर रही है ना? एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे कि सर कैसे करूं तारीफ आपकी, आप क्या तारीफ के मोहताज नहीं हैं। ये तो बात सही है सर, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आपसे बेस्ट टीचर नहीं मिला कोई, बहुत अच्छा पढ़ा। तो बिल्कुल आपके मोटिवेशन जो कमेंट आते हैं हमें भी मोटिवेट करते हैं। हम भी तो इंसान है यार, हमारे अंदर भी एक छोटा सा दिल धड़कता है, ठीक है ना। बस बात यह है कि तुम्हारे 1 या 2 या 3-4 लोगों के लिए धड़कता है, हो सके तुम्हारे मम्मी पापा के लिए, तुम्हारे भाई बहन, या तुम्हारे लाइफ में कोई हो उसके लिए धड़कता है, पर हमारा दिल है वो लाखों विद्यार्थियों के लिए धड़कता है, ठीक है ना। तो हम चाहे कि भगवान जितनी सांसें दी हमें, जितना समय ये दिल धड़कता रहे, हम तुम लोगों के लिए काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को नौकरी देकर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में दीपक जलाकर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में एक रोशनी करके जाए, किसी बहन का भाई सफल हो जाए, किसी माँ का लाडला बेटा सफल हो जाए, किसी की पत्नी आ रखी है तो उसका पति सफल हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो हमारा एक प्रयास जारी रहेगा, ठीक है ना। बाकी के आप लोगों का प्यार है वो मिलता रहेगा। बोल्शेविक समझौता का बात किया जा रहा है तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और बेंगू किसान आंदोलन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आपको पता हो तो रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ हैं, ये प्रश्न आता है,
रूपा जी और कृपा जी, ये दोनों धाकड़ थे। रूपा जी, कृपा जी धाकड़ हैं। वो किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन में हुए थे। राम नारायण चौधरी का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अभिकथन ए है, बेंगू आंदोलन के दौरान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में हुई पुलिस फायरिंग में, ये देखो, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे, जो अभी हमने पहले लिखा था। अभी जो जस्ट हमने लिखा था, रूपा जी कृपा जी जो धाकड़ शहीद हुए थे, वो अभी जस्ट हमने लिखा था। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल भीलवाड़ा के निकट भैरूकुंड नामक स्थान से हुई थी। अब देखो, ये सत्य असत्य में वापस आ सकता है। भैरूकुंड नामक स्थान से मैनाल भीलवाड़ा में शुरू हुई थी। रूपा जी कृपा जी धाकड़ शहीद हुए, इस किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या ये भैरूकुंड से शुरू नहीं होता और कहीं दूसरी जगह भीलवाड़ा में शुरू होता, शाहपुरा में, तो भी रूपा जी कृपा जी की अगर मौत आ रखी थी तो उसी दिन आएगी। तो इसमें रूपा जी कृपा जी का भैरूकुंड नामक स्थान से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कथन तो दोनों सही है, पर इसका कारण की व्याख्या एकदम सही नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या सही बिल्कुल भी नहीं करता। इस प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, व्याख्या वाले प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जोधपुर हाईकोर्ट मॉडल पेपर ऑनलाइन मंगवाए हैं, लेकिन वो मुझे मिले नहीं है, 10 दिन हो गए। जोधपुर हाईकोर्ट, बेटा अगर तुम्हें ये मॉडल पेपर नहीं मिले तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है, कल की तारीख में ही कॉल करना, 92 16 77 71 62। जहाँ कहीं पे भी आपके मॉडल पेपर हैं, आप तक पहुँचाने की गारंटी मेरी है। दूसरी बात, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक भी मॉडल पेपर हम पहुँचा रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो एलडीसी के मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट जरूर दें। क्लियर। प्रजामंडल आंदोलन की बात करते हैं। ये भी टॉपिक बड़ा अच्छा है प्रजामंडल आंदोलन का। हमने किसान आंदोलन भी पढ़े हैं, हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े हैं। प्रजामंडल के भी कुछ प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रजामंडल को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। इनका जो समय है कि कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है, जिनकी शुरुआत कब हुई थी, उनके बारे में बताना है आपको। ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिएगा आपके क्या होगा। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर में और कोटा में। जयपुर राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर, वो जयपुर में हुई थी। और जयपुर की तर्ज पर जयपुर में हुई तो बूंदीन का, भाई मैं क्यों पीछे रहूं, तो बूंदीन का मेरे यहाँ पर भी आत्महत्या करो भाई। तो 1931 में बूंदी के अंदर भी हुई थी और 1931 में जयपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो आपके 1934 के अंदर, आपके मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की जस्ट 2 साल बाद 1936 के अंदर आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और कोटा की स्थापना हुई आपके 1939 के अंदर, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब समय के अनुसार आप खुद देख लीजिएगा, 1931, 1934, 1936, 1939, क्या बात है, सारे के सारे मिले हुए, 1 2 3 4 सभी आपस में क्या है, मिल रखे हैं, ठीक है ना, सभी आपस में मिल रखे हैं। क्लियर। तो इनके कालक्रम के अनुसार भी कई बार प्रश्न निकल के आए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए, ऐसे प्रश्न आप गलत न करें। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य कार्यालय 1920 में वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर किसका कह रहा है, सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ का कह रहा है, और मुख्य कार्यालय, और वो भी कब कह रहा है, 1920 में। कहाँ से, वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया गया है। एक लाइन में 4 तथ्य छुपे हुए हैं, एक लाइन के अंदर 4 तथ्य छुपे हुए हैं, और ये बात एकदम सही है। अजमेर तत्कालीन राजपूताना का केंद्र होने के साथ साथ एक ब्रिटिश शासित प्रदेश था, जहां से विभिन्न रियासतों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना और समाचार प्रसारित करना आसान था। अब यहां पर इन दोनों को समझे। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कार्यालय है वो 1920 में,
पहले कहाँ पे था? वर्धा, और वर्धा से अजमेर इसीलिए स्थापित किया क्योंकि एक तो ये ब्रिटिश शासित प्रदेश था, दूसरा सेंट्रल पॉइंट था, तो यहाँ पर सभी रियासतों के अंदर मार्गदर्शन करना और समाचार प्रसारित करना बिल्कुल आसान था, इसीलिए तो वहां से अजमेर स्थापित किया था। दोनों बात सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या भी एकदम क्या करता है? सही करता है। ए आर की व्याख्या भी क्या करता है? बिल्कुल सही करता है। ओके, अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब बताना है, कोटा राज्य में जनगणना के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। इन्होंने थानेदार के पद, कौन से पद? थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया था। पंडित नैनूराम शर्मा पहले थानेदार थे, उन्होंने पद से त्याग भी दिया था, ये बात सही है। अगला कह रहा है 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिनय हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। कितना बढ़िया प्रश्न दिया है, आंसर भी आपका बढ़िया आना चाहिए। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने, ये बात तो सही है, पर इसका कोटा राज्य में जन जागरण के प्रणेता पंडित नैनू या थानेदार के पद से त्याग पत्र देना, इनका कोई इससे मतलब नहीं था। कोटा राज्य की स्थापना बाद में हुई, त्याग पहले दे दिया था। ये बातें तो दोनों सही गए, पर इसकी व्याख्या सही नहीं हो रही है, तो ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें। यहाँ पर प्रजामंडल दे रखे हैं और उनसे संबंधित आगे नाम दे रखे हैं, कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, इनको आपस में सुमेलित करना। यहाँ तो प्रश्न आ सकता है इनका अध्यक्ष कौन था, या फिर स्थापना करने वाला कौन था, और यहाँ फिर इनकी स्थापना कब हुई। ये 3% तो आरपीसी और आरएसएसबी के रट रटाए हैं उनके, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती का संबंध हो जाएगा अपने नैनूराम जी शर्मा रह जाएंगे हाड़ौती के। फिर मेवाड़ प्रजामंडल, म से माणकेलाल। फिर आ जाएंगे आपके करौली प्रजामंडल, करौली का हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। फिर आ जाएगा आपके जैसलमेर प्रजामंडल, मीठालाल व्यास। इसके अलावा जैसे बीकानेर प्रजामंडल का पूछ ले, जैसे आपके पूछ ले बीकानेर के अलावा जैसे पूछ ले शाहपुरा प्रजामंडल, जैसे आपके पूछ ले डूंगरपुर प्रजामंडल, जैसे आपके पूछ ले झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है ना। तो देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मेघाराम वैद्य ने। शाहपुरा की थी रमेश चंद्र ओझा ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या। झालावाड़ की थी मांगीलाल भव्य। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से याद रखना। यहाँ पर आपके 3 नंबर ऑप्शन राइट है, तो ज़्यादा गिने चुने प्रजामंडल है, आराम से याद कर सकते हो। मारवाड़ की हो जाएगी जयनारायण व्यास का जाएगा, किशनगढ़ की हो जाएगा कांतिलाल का जाएगा, बूंदी का भी कांतिलाल आ जाएगा, ठीक है ना। 1939 में सिरोही राज्य प्रजामंडल में कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? ये यहाँ से एक नया प्रश्न उठकर आता है और विद्यार्थी को एकदम चकाचौंध की जिंदगी में ले जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, हमने कभी महिलाओं को भाग लेते हुए नहीं देखा, यहाँ तो महिलाएं भरी पड़ी है। ये प्रश्न अब आने शुरू हुए हैं, किस प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन सी महिलाएं हैं, ये प्रश्न ज़्यादा आने लगे हैं। अब देखो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखे कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था, ए बी सी और डी। रामप्यारी बहन ने, हैजा बहन ने, रुक्मणी बहन ने, उगम बहन ने। जो भी ये बहन लगती है ना, सब बहन सिरोही की है। ये सब बहन कहाँ की है? सिरोही की है, और इनमें सब ने भाग लिया था। जाऊँ मैं तो मेरी तो भूख भी मर गई। क्यों? बुधने लगोड़ी था ना, भूख मर गई। अरे भूख रखो पढ़ाई की,
भूख पड़ाई की रखो, खाने की मत रखो। देखो इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और दूसरा खाने के लिए जीते हैं। अब दोनों में डिफरेंट आपके ऊपर है, देख लेना आप किस लेवल के हो। जीने के लिए खाते हो या फिर खाने के लिए जीतो। एक तो इनवाद रहे भाई मन इनवाद जीव तो रहना, एक मनट खावणो है दुनिया में, और एक आदमी इनवाद खाया करे कि यार मन इन दुनिया में जीव तो रहना है। दोनों में फर्क है भूख मरगी मन तो है, मरगी है भूख। चलो भाई, तो यहां पर हो जाएंगे चारों के चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे ना। मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। पहला प्रश्न, मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। दूसरा, कब मनाया जाता है? 1936 में मनाया जाता है। ओके। तीसरा, यह दिवस एक युवती कृष्णा के अपहरण की घटना और उसमें रियासती प्रशासन की अकर्मण्यता व संलिप्तता के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराने हेतु मनाया गया था। बिल्कुल इसमें प्रशासन का हाथ साथ में था, तो लोगों ने इसका विरोध किया था। ये दोनों बात सही है। अब प्रश्न किस लेवल के बन सकते हैं? प्रश्न 2-3 लेवल के बनेंगे। अगर इसको मैं तोड़कर बताऊं तो प्रश्न ये बनेगा, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो कृष्णा दिवस है इसका संबंध किस रियासत से है। दूसरा, कृष्णा दिवस कब मनाया जाता है? तो कृष्णा दिवस मारवाड़ रियासत से है। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1936 में। अब तीसरा प्रश्न जो अगला आएगा वो आएगा इसकी घटना से संबंधित, ठीक है ना। तो ये अपहरण की घटना सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या भी क्या करता है? एकदम सही करता है। क्लियर? ओके। तो बीरबल दिवस कहाँ गया? हम बीकानेर में। कृष्णा दिवस हम कहाँ पर आ गए? ठीक है ना। तो देखो यहां पर कृष्णा दिवस आ गया। दूसरा हम यहां पर लिख लेते हैं बीरबल दिवस, और बीरबल दिवस का संबंध कहां पे है? बीकानेर से। बीरबल दिवस का संबंध कहां से आ जाएगा? बीकानेर से। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। मीरा, सावित्री, कमला एवं सुरगीती देवी निम्न में से किस क्षेत्रीय में सक्रिय भूमिका निभाई थी? अब देखो महिलाओं के ज़्यादा प्रश्न आने लग गए हैं। अगर आप एलडीसी और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों में बता दूं, हो सके तो अभी आ जाना, और अभी नहीं आया तो एलडीसी का एग्जाम देते सीईटी में आ जाना। सीईटी अगर इस बार तुम पास नहीं करी ना तो तुम्हारे ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी सीईटी के 40% मार्क्स पर डिपेंड करेगी। आलोक राज तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पढ़ाएंगे, इस बार 40% मार्क्स लाने नहीं दूंगा, यानी कह रहे हैं बहुत कम विद्यार्थी को पास करेंगे। तो पहले एक तुम्हारे लिए चुनौती आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना। अब सीईटी और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है, कोई भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट का कोई अगर टॉपिक है, कोई भी अगर आपका टॉपिक है वो कमज़ोर है कि सर ये टॉपिक आप यूट्यूब के ऊपर या फिर एप्लीकेशन में या कहीं पे भी XYZ हमें पढ़ा दो, तो वो टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमारा कमज़ोर है, मैं उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से क्लास ले लूँगा ना। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सारी की सारी महिलाएं हैं और इन सभी महिलाओं का संबंध है वो डूंगरपुर के सेवा संघ की सक्रिय सहयोग देने वाली ये महिला है, जिसमें मीरा, सावित्री, कमला, ठीक है ना। एक तो यहाँ से आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन था? तीसरा प्रश्न आएगा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी आपके भोगीलाल पांड्या ने, ठीक है ना। और कब की गई? 1944 के अंदर। कब की गई? 1944 के अंदर। ये भी प्रश्न आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे?
मेवाड़ प्रजामंडल के स्थापनाकर्ता अलग है और अध्यक्ष अलग है। जैसे मारवाड़ के स्थापनाकर्ता थे आपके जयनारायण व्यास और उनके जो अध्यक्ष हैं वो भंवरलाल सराफ थे। इसी प्रकार दोनों के दो एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। कैसे, यहाँ पर देखना, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आ गया मेवाड़ और एक आ गया आपके मारवाड़। अब दोनों में डिफरेंट क्या आएगा प्रश्न पूछने का? एक पूछा जाएगा इसका, क्या पूछा जाएगा? एक पूछा जाएगा इसका संस्थापक और एक पूछा जाएगा इसका अध्यक्ष। एक इसका पूछा जाएगा आपके संस्थापक और एक इसका पूछा जाएगा अध्यक्ष। अब संस्थापक की जगह स्थापनाकर्ता भी पूछ ले, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक पूछे तो माणिक्य लाल वर्मा हो जाएंगे, जबकि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत सिंह मेहता। दोनों डिफरेंट है, दोनों का संबंध इसी से। इसी प्रकार अगर मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक पूछे तो जय नारायण व्यास हो जाएगा, जबकि इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे तो भंवर लाल सराफ। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया था। अब इसमें क्या होगा? संस्थापक अध्यक्ष का पूछ लिया तो बलवंत सिंह मेहता होगा। यहाँ पर क्या पूछ लिया आपको? अध्यक्ष पूछ लिया। अब अध्यक्ष में, अब इसमें माणिक्यलाल वर्मा भी तो दे रखा ऑप्शन में, माणिक्यलाल वर्मा दे रखा कि नहीं दे रखा, फिर भी राइट क्या होगा? बलवंत सिंह मेहता होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बैक करती है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सेलेक्ट करती हैं। ओके। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा की गई। झालावाड़ रियासत का गठन 1838 में अंग्रेजों द्वारा कोटा रियासत से अलग करके किया गया था। झाला जालम सिंह जी उस समय के तत्कालीन शासक थे और झाला जालम सिंह के समय की ये घटना थी। ये बात भी सही है, पर ये बात भी सही है, पर यहाँ का प्रजामंडल 1946 में और ये अलग हुआ 1838 में, इनका और इनका कोई संबंध नहीं है। कथन तो दोनों सही है। ठीक है ना? तो कथन तो ए और आर दोनों सही है, पर यहाँ पर व्याख्या से तालमेल नहीं खा रहा है। इनकी और उनकी व्याख्या से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से एक प्रश्न और निकल कर आता है जो मैं आपको बता देता हूँ, जब झालावाड़ की ही है। देखिएगा, 2-3 प्रश्न लिख रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपके। पहला है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? दूसरी आएगी, सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तीसरी आएगी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? चौथा आएगा, सबसे छोटी रियासत कौन सी है? यही तो प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं। हम देखो, अगर मैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की बात करूं तो प्राचीन रियासत में आ जाएगी आपके वाड़ ही वाड़ मेवाड़ रियासत। नवीन रियासत की बात करूं तो राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत है वो आपके झालावाड़ है। कौन सी है? झालावाड़। और झालावाड़ कब बनी रियासत? 1838 के अंदर। तो सबसे नवीन रियासत हो जाएगी वो झालावाड़ हो जाएगी, और सबसे प्राचीन आ जाएगी वो आ जाएगी आपके मेवाड़ आ जाएगी। जबकि सबसे बड़ी रियासत हैं वो आपके जोधपुर हैं, जबकि सबसे छोटी रियासतें हैं वो आपके शाहपुरा हैं। ये 4 पॉइंट याद रख लेना, चारों फैक्ट याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और पूछा जा सकता और भी। निम्न में से कौन सा युग्म प्रजामंडल नेता है? सुमेलित नहीं है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो प्रजामंडल का नेता है वो सुमेलित नहीं है। भरतपुर का क्या गोपी लाल यादव भरतपुर की प्रजामंडल की स्थापना की? बूंदी का हीरालाल कोठारी, तो हीरालाल कोठारी बूंदी का नहीं था, बूंदी का तो कांतिलाल था, कांतिलाल जैन।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो गया। अलवर का भवानी शंकर शर्मा, कोटा का नैनूराम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि मुझे पढ़ा तो लंबा समय हो गया, साथ साथ में थोड़ा सा होना जरूरी है। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर पढ़ता हूँ तो याद नहीं होता? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर पढ़ता हूँ तो याद नहीं होता है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? उनके लिए मैं कुछ एक फॉर्मूला बताऊँ कि मैं जब मेरे समय के अंदर जब मैं तैयारी करता था, या फिर मैं आज भी कोई मैटर आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, तो जो मैं फॉर्मूला अपनाता हूं वो आपको बताऊं, जो मैं ट्रिक अपनाता हूं वो आपको बताऊं, ताकि आपकी ज़िंदगी में काम आए। तो आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, यहाँ फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है? बताओ। क्या बात करते हो, लगभग सारे विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा कर दिया। मन तो लगता है सर, पर याद नहीं होता है। मन तो लगता है। पूछने का तरीका बदल गया है सर, बस। हाँ बिल्कुल, तरीका बदला। तो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जिसकी ये जनरल समस्या आ रही है कि या तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर वो जो पढ़ रहे हैं मतलब उनको समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हारी जगह होता, मैं एक भी बात कह रहा हूँ, अगर दिल में ले लेना उसको समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ाई करता? आज एलडीसी हो या फिर सीटी हो, मैं उसको कैसे पढ़ता या फिर कैसे याद करता? मैं हर एक रात और हर एक दिन ऐसे पढ़ता जैसे आज मेरी ये आखिरी रात है, कल मेरा एग्ज़ाम है। जब आप 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, जब आप आखिरी रात है कि कल इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तुम्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी तुम पढ़ते कुछ न कुछ, यार कुछ तो देख लूँ, पास हो जाऊंगा। मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी देखते यार कुछ फॉर्मूला देख लूँ, कुछ नहीं है तो लाभ हानि का सूत्र भी याद कर लूँ, कल एग्ज़ाम है, फिर मैथ से छुटकारा मिल जाएगा। हर एक रात ऐसे पढ़ो कि आज ये लास्ट रात है, कल मेरा एग्ज़ाम है, और उस इंटरेस्ट और उस गति से पढ़ो। जब हमारे पास कल ही एग्जाम हो और उस रात हम कितना पढ़ते हैं, ये भी देख लूँ, ये नोट्स देख लूँ, ये रिवीजन कर लूँ, ए यार तू खाना रहने दे, ए तू चाय रहने दे, तू बात मत कर यार, मुझे देखना देखना देखना। हर एक दिन और एक रात ऐसे पढ़ो कि शायद मेरा ये आज लास्ट रात या लास्ट दिन है, कल मेरा एग्जाम है। अगर ऐसे पढ़ोगे आपका पढ़ाई में इतना मन लगेगा, आप कह नहीं सकते हो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आप कह नहीं कह सकते हो। मैं कहता हूँ ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका समय कब निकल रहा है, गारंटी से मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ना। मैं जब आपकी क्लास लेता हूँ, ए यार रहने दो, कल मेरी ये बहुत बड़ी क्लास है, अरे कल मेरी ये बहुत बड़ी क्लास है, मुझे तैयार करना, मुझे वो क्वेश्चन बनाना, मुझे ये क्वेश्चन बनाना, मुझे अभी आरपीसी के लेवल का सोचना है, आरएसएस भी कैसा प्रश्न लेकर आ रही है उसके बारे में सोचना है, तब जाकर मैं यहाँ 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ, थकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी की इसकी। मैंने पहले क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चनों को बनाए, इन क्वेश्चनों के बारे में सोचा, नई नई व्याख्या सोची कि इस बार किस लेवल का प्रश्न आ सकता है। आप भी ऐसे ही पढ़े कि आज मेरी आखिरी रात है, कल मेरा एग्जाम है, आज जितना पढ़ सकूं उतना पढ़ लो, कल तब होगा जब देखा जाएगा। ऐसे पढ़ लो, तुम्हारा मन भी लगेगा, तुम्हें याद भी होगा। कोई बादाम खाने की जरूरत नहीं है, कोई घी तेल खाने की जरूरत नहीं है, बस संपत्सर की औषधि लो काम पूरा है। बस होना चाहिए मन में ऐसा। ठीक है ना। आ जाओ, निम्न में से मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से एक गलत है। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान नामक पुस्तिका प्रकाशित कर शासन की कूट आलोचना की थी। कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के बाद मेवाड़ में 1938 को प्रजामंडल की स्थापना और उत्तरदायित्व शासन की मांग करने पर महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। महाराणा ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा था। स्वतंत्रता की प्राप्ति तक प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रतिबंध, स्वतंत्रता तो हुई थी अपने 1947 में जैसा आजाद हुआ था। महाराणा का बर्थडे आया था, महाराणा का क्या आया, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू महाराणा। ठीक है ना। अब महाराणा का जब जन्मदिन आया था तो उस दिन यहाँ से तो प्रतिबंध हटा दिया गया था। उस दिन यहाँ से क्या हटा दिया गया था, बिल्कुल प्रतिबंध हटा दिया था। 22 फरवरी 1941 की बात थी और उस दिन महाराणा का जन्मदिन था और जन्मदिन पर मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे महाराणा, हैप्पी बर्थडे महाराणा। ठीक है ना। अब
हैप्पी बर्थडे राणा। ठीक है ना, इनके जन्मदिन और जन्मदिन की डेट भी बता दूं 22 फरवरी 1941। अब मैं नहीं बताऊंगा उस समय महाराणा कौन था, क्योंकि आपको ये समय पता होना चाहिए। 1941 इनके जन्मदिन पर इन प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रतिबंध रखा था, वो सब हटा दिया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित राजस्थान के नेताओं को असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान से सुमेलित कीजिएगा। भंवरलाल सराफ का संबंध, जमनालाल बजाज का, मुक्ता प्रसाद वकील का, पंडित गौरीशंकर का। वैसे मैं चाय बहुत कम पीता हूं, पर जब कभी लंबी क्लास होती है तो मुझे मजबूरन चाय पीनी पड़ती है। ठीक है ना, तो एक चाय है जो क्या नहीं करती है, धोखा नहीं देती है। ठीक है ना, हम काले हैं, हमें सांवला रंग पसंद है, इसीलिए हम चाय को पसंद करते हैं, क्योंकि गोरे तो पहले ही दगाबाज थे, आज भी है। एक चाय ऐसी है जो बेवफा नहीं है। ये चाय ऐसे है, प्यार में टूटे हुए दिलों को रोने नहीं देती और पढ़ाई करते समय आपको सोने नहीं देती। बस एक चाय है जो हर समय आपके साथ रहती है, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना, तो जो भी टी लवर हैं जरूर लाइक करें कि भाई कौन कौन है आप में से टी लवर। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। भंवरलाल सराफ ये जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो यहाँ इनका संबंध आ जाएगा आपके जोधपुर प्रजामंडल से, या फिर जोधपुर से आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं जमनालाल बजाज, शेखावटी की ओर लेके चलो जमनालाल बजाज को। और मुक्ता प्रसाद वकील हैं, इसको बीकानेर की ओर लेके चलो। पंडित गौरीशंकर का संबंध है वो अजमेर से हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न है, 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, वही वापस आ गए सेम। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हो गए, भंवरलाल सराफ। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब चलते हैं अपन एकीकरण की ओर। किसान आंदोलन पढ़े, 1857 की क्रांति पढ़ी, प्रजामंडल पढ़े, कुछ एकीकरण के भी प्रश्न है वो देखते हैं। रेडी, अरे रेडी हो गया, बिल्कुल। एकीकरण पढ़ने के लिए कौन कौन रेडी है, ठीक है ना। चलो भाई एकीकरण शुरू करते हैं अपन। काफी बच्चे के माइंड में ये है कि 7 चरण है एकीकरण के, हमें तो याद है, केवल नाम ही तो याद करने और रियासत ही तो याद करने। दिमाग से कोई कचरा और गलतफहमी हो तो निकाल देना। वो जमाना गया जो सीधे एकीकरण से प्रश्न आते थे कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। वो जमाना गया कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, पहला मुख्यमंत्री कौन था। वो जमाना गया कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर रियासतों को कब शामिल किया गया। गया जमाना। प्रश्न मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। 10 मिनट लूंगा, एक बार देखना और दम हो तो उत्तर देना। आप सोचेंगे ऐसे प्रश्न बनेंगे क्या सर, और बनेंगे। मैं तो आरपीएससी की नस पकड़ के रखा हूं, और ये जो आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूं ना, जिस दिन एलडीसी सीईटी का पेपर हो जाए ना, जो आज लाइव देख रहे मुझे, वो आकर क्लास मिला लेना कि कितने प्रश्न इनमें से आए हैं, ठीक है ना। अभी पहले कह दूं, यहाँ से सीधे छपेंगे, हुबहू छपेंगे। तो आज का सोशल मीडिया का जमाना आप सबको पता ही है कि भाई इसको पहले कैसे पता चल रहा है। अरे नस दबा रखी है, ये सोच आ जाती है कि इस बार एग्जामिनर क्या सोचेगा, एग्जामिनर की औकात क्या है सोचने की, वहां तक अपनी सोच जानी चाहिए, बस यही तो है। यहां से प्रश्न आएगा, लो एकीकरण का प्रश्न। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल अनुसार व्यवस्थित। पहला क्या था प्रश्न, पहला प्रश्न ऐसा आता था कि राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई। अब 4 नाम दे देंगे, 4 नाम का अब समय पूछ लेंगे। अब आपको क्या बताना है, इनका समय बताना है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। इसका क्या बताना है, समय बताना है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान, तो बीच में वृहत राजस्थान आना चाहिए। तो अब देखते हैं कुछ न कुछ इसकी डेट।
सबसे पहले राजस्थान संघ, राजस्थान संघ की स्थापना, ये दूसरा चरण है, ये आपके सेकंड चरण है। पहला तो ये कौन सा चरण है, ये सेकंड चरण है। अब सेकंड चरण की डेट बताओ। सेकंड चरण की डेट होगी आपके 25 मार्च 1948। दूसरा संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संयुक्त और संयुक्त राजस्थान दोनों डिफरेंट हैं। संयुक्त राजस्थान था ना, ये आपके तीसरा चरण था, और तीसरा चरण की डेट क्या है, वो 18 अप्रैल 1948 थी। 18 APRIL 1948। फिर आ गया संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना। यहां पर तो क्या था, संयुक्त राजस्थान, यहां पर आ गया संयुक्त राजस्थान संघ। इसकी डेट क्या जाएगी, अब संयुक्त राजस्थान संघ तो था आपके 26 जनवरी 1950। संयुक्त राजस्थान संघ ये बना आपके 26 जनवरी 1950 के दिन संयुक्त राजस्थान संघ बना था यहाँ पर, ठीक है ना। और संयुक्त राजस्थान संघ, या फिर अपन राजस्थान संघ कह सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान संघ अगर काम में ले, संयुक्त संयुक्त तीन जगह पर, यहाँ पर संयुक्त नहीं आएगा, फिर यहाँ तो राजस्थान संघ ही आएगा। क्या आएगा, ठीक है ना, क्योंकि संयुक्त राजस्थान इन्होंने ऊपर ले लिया, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर फिर आएगा संघ, राजस्थान संघ ले तो 26 जनवरी 1950 आ जाएगा राजस्थान संघ की स्थापना। अब राजस्थान संघ यहाँ पर भी ले लिया इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता था पूर्व राजस्थान। अब सोचिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या राइट करवाएगा, ये संयुक्त राजस्थान संघ दे दिया, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान दे दिया, यहाँ पर राजस्थान संघ दे दिया। ये थर्ड ग्रेड 2026 का प्रश्न था। 10 प्रश्न डिलीट हुए थे, कितने, 10 प्रश्न डिलीट हुए थे। तो यहाँ पर आपके आना चाहिए पूर्व राजस्थान, क्या आना चाहिए, पूर्व राजस्थान यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर संयुक्त राजस्थान आ गया तो यहाँ पर केवल राजस्थान संघ आना चाहिए, यहाँ पर संयुक्त व्यस्त राजस्थान आना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके संयुक्त वृहत राजस्थान की अगर मैं डेट बता दूँ आपको, संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949, 15 मई 1949, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पेपर के अंदर जाकर देख लेना। थर्ड ग्रेड संस्कृत L1 का जो पेपर आया है उसमें ये प्रश्न आ रखा है, ये सारे के सारे असुमेलित कर रखे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे असुमेलित कर रखे, कोई बात नहीं। अब आप मुझे यहाँ पर लिख दे दीजिएगा कि इस डेट को किसका गठन हुआ, इसको किसका गठन हुआ, इसको किसका गठन हुआ, इसको किसका गठन हुआ। अब तो सही कर देते अपन। अरे उन्होंने जो गलती कर दी वो हम थोड़ी करेंगे। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ बना था, पूर्व राजस्थान ऑब्लिक राजस्थान संघ, और ये आपके था सेकंड चरण। फिर 18 अप्रैल 25 मार्च 1948, फिर आया 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ की बात हुई, या फिर संयुक्त राजस्थान की बात कर लीजिएगा। फिर आपके 26 जनवरी 1950 के दिन आपके जो चरण आ गया था, छठा चरण आ गया था। कौन सा चरण आ गया था, छठा चरण आ गया। 15 मई 1949 को आपको संयुक्त वैध राजस्थान आया था, ये पांचवा चरण था। कौन सा चरण था, पांचवा, ठीक है ना, इस टाइप का। हालांकि ये पर्सन क्या कर दिया था, डिलीट किया था। अब आओ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के गठन के समय अलवर के महाराजा तेज सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। क्या यह बात सही है? 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ के गठन के समय अलवर के महाराजा तेज सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान NB खरे पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था, जिसके कारण भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। क्या महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें तेज सिंह जी का भी नाम था क्या? बिल्कुल था, और इसीलिए धौलपुर के उदय भान सिंह को बुलाया गया, ठीक है ना। किनको बुलाया गया? धौलपुर के उदय भान सिंह जी को बुलाया गया। तो A और R दोनों सही हैं, और AR की व्याख्या भी यहाँ पर एकदम सही कर रहा है। तो A ऑप्शन यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। A ऑप्शन यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जीन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? 1956 की बात की जा रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग, और दो क्षेत्रों की बात की जा रही है। यहाँ पर दो क्षेत्रों की भी बात की जा रही है, ठीक है ना, दो क्षेत्रों की भी बात की जा रही है।
1956 की बात की जा रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जा रही है। अब वो कौन कौन से, लोहारू सुनेल, आबू रोड देलवाड़ा, कुशलगढ़ सिरोज, लवा निमराना। अब आपको बताने हैं कि वो 2 प्रदेश थे, वो कौन से थे, ठीक है ना। वो दोनों प्रदेश थे आबू रोड और देलवाड़ा, जो राजस्थान के लगभग लास्ट के अंदर। फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ, तो लास्ट में आबू को और देलवाड़ा को हमारे अंदर मिलाया गया था। तो ये आपके 1956 का हो जाएगा, ठीक है ना। अभिकथन ए और कारण आर क्या कह रहा है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, राज प्रमुख थे, मान सिंह जी को राज प्रमुख बनाए, जयपुर वालों को, ठीक है ना। अब राज प्रमुख का धीरे धीरे पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और राज प्रमुख का पद समाप्त करके वहां पर राज्यपाल लेकर आ गए। वहां पर कौन सा पद लेकर आ गए, राज्यपाल लेकर आ गए। तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यपाल का पद नया सर्जित कर दिया गया, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बना दिया गया, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बना दिया गया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है या नहीं है, वो बताना है। तो बिल्कुल सही है, राज प्रमुख का पद समाप्त किया, इसीलिए तो राज्यपाल का पद लेकर आए हैं। तो ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या भी सही करता है। अब बताओ, इस टाइप का प्रश्न आएगा, गलत होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर ना। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था। ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो लगभग राजस्थान का कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान में होता, और ये भी अल्लाह अकबर करते थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, ठीक है ना। और अभी तक ये भी हवा में बात करते थे। विशेष रूप से जोधपुर के शासक थे उस समय, तत्कालीन शासक थे हनुमंत सिंह, और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी ने तो ये पूरा मूड भी बना लिया था कि हम किस में जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर। और ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने ज़बरदस्ती इनसे साइन करवाए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों के भारत विलय में किस नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति के विरुद्ध जोधपुर के तत्कालीन शासक हनुमंत सिंह जी थे, उन्होंने पाकिस्तान में जाने का जिक्र किया था, पाकिस्तान में जाने की इच्छा जताई थी। फिर हनुमंत सिंह जी लेन गया दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह जी को दिल्ली लेके गए थे, और दिल्ली में अपनी भाषा में समझा दिया, बोला जो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा दिया उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। इनको आपस में क्या करना है, सुमेलित करना है। इनको आपस में क्या करना है भाई, सुमेलित करना है। अब आप ही बता दीजिएगा क्या होगा इसमें, सुमेलित क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई इसमें, सुमेलित या फिर सुमेलित नहीं है, वो बता दीजिएगा। देखो, मत्स्य संघ 17/3/1948, क्या मत्स्य संघ 17/3/1948 की है क्या? फिर आ जाएगा आपके राजस्थान संघ 25/3/1948, संयुक्त राजस्थान राज्य राजस्थान 3/4/1948 और वर्तमान राजस्थान 1/11/1956। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए कर दिया है कि आपको जनवरी फरवरी ये न देकर आपके ऑप्शन में क्या दे दिया, 1 2 3 1 2 3 ये दे दिया, और यहाँ से अब आपको आंसर देना है कि आप कंफ्यूज हो रहे या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो रहे या नहीं हो रहे। अब देखो, 3 का मतलब होता है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 का मतलब मार्च, 3 का मतलब मार्च, 4 का मतलब होता है अप्रैल, और 11 का मतलब होता है नवंबर, NOV कर दूं, NOV। तो ये कह रहा है वर्तमान राजस्थान क्या 1 नवंबर 1956 को बना था क्या? बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को बना था। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कह रहा है संयुक्त राजस्थान है,
संयुक्त राजस्थान है, इसकी स्थापना पूछ रहा है, संयुक्त राजस्थान की। अब बताओ संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1948 को। और यहाँ कर रहे हैं आपके क्या, यहाँ क्या कर रहा है 30 अप्रैल 1948 को, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, मत्स्य संघ 17/3/1948, जबकि 17 तारीख को तो कोई हुआ ही नहीं, 18 मार्च 1948 था। यहाँ पर क्या जाएगा 18 मार्च 1948। 17 पहली डेट कोई 17 था ही नहीं ना, 18 से ही शुरू हुई थी, ठीक है ना। पहली क्या 18 से शुरू हुई थी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो 18 से ही शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, और जब 18 से शुरू हुई तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। पहला 18 मार्च 1948 था, जब मत्स्य संघ की बात की जा रही है तो 18 मार्च 1948 हो जाएगा, तो यहाँ पर तारीख 18 आनी चाहिए। संयुक्त राजस्थान संघ की बात की जा रही है, संयुक्त राजस्थान है वो 18 अप्रैल 1948, यहाँ पर 30 अप्रैल दिया जा रहा है, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके रॉन्ग हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। और आपके हिसाब से सही आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? पंडित नेहरू कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सत्यनारायण राव कमेटी, शंकर राव देव कमेटी। कोई विद्यार्थी ये नहीं कहेगा कि सर आपने ये गलत प्रश्न क्यों लिया। अरे एग्जाम में PYQ का मतलब समझते हो ना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गलत है तो भी मेरा फर्ज है आपको बताना, सही है तो भी मेरा फर्ज है कि ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये सब के सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, PYQ, इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम का नाम लिखता हूँ कि इस एग्जाम में इस ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना। जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है? जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ ना पहले वाले प्रश्न का जमाना ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो राजधानी बनी थी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी भाई? सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। LDC के मॉडल पेपर वाले प्यारे विद्यार्थियों, ये वो मॉडल पेपर हैं जिसके अंदर जान डाल रखी है, अभी हाल ही के पेटेंट के वो सारे प्रश्न इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं और ये मॉडल पेपर LDC में दे रहे हैं तो भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि CET और LDC का सिलेबस तो मिलता जुलता ही है। LDC की तैयारी कर लो और यही मॉडल पेपर तुम्हारे CET में भी बाद में काम आएंगे, ठीक है ना, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित सब के सब शामिल है। इधर हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों के दोनों मॉडल पेपर मार्केट में सभी जगह उपलब्ध हैं। जो आज मैंने प्रश्न करवाए इससे भी बेहतरीन इसमें और व्याख्या सहित कंटेंट डाल रखा है, ठीक है ना। और इस बार का LDC का पेपर अच्छा आएगा, नॉर्मल पेपर आने की गुंजाइश कम है। मार्केट में सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, फिर भी अगर कोई बुक स्टोर पर नहीं पहुंचा है तो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप सीधे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन है जिसका लिंक टेलीग्राम में भी डाल रखा है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। अगर मॉडल पेपर मंगवाने में कोई इश्यू है तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों मुझे ये बताइएगा कि आज की क्लास देखने के बाद आपको कैसी लगी क्लास, वास्तव में क्वेश्चनों का मज़ा आया या नहीं आया। एकीकरण के 2 क्वेश्चन रीट L1 के अंदर पूछे गए हैं, वो डिलीट हुए प्रश्न थे जिसमें डेट थी वो गलत दे रखी थी। बाकी का पेपर का पैटर्न कैसा रहा बता दीजिएगा एक बार, मज़ा आया या नहीं आया, और नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी लेकर आए आपके लिए। और वास्तव में इस क्लास के लिए आप शुक्रिया करना चाहते हैं, अच्छा लगा है तो ये लाइव क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर करें, क्योंकि वो कमेंट बाद में मुझे दिखाई देते हैं। ये लाइव वाले कमेंट ख़त्म हो जाएंगे अभी, वो बाद में दिखाई देंगे ना, तो आप ज़रूर क्लास ख़त्म होने के बाद बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। और जो भी क्लास लेनी है वो भी लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि सर अब ये क्लास एक बार लगवा दो, गारंटी है मैं लगवाऊंगा 100%, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।